आप सुन रहे हैं केएस नॉवल स्टोरी पर रिटर्निंग फ्रॉम द इमॉर्टल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक, मनगढ़ंत या बनावटी कहानी है जो लेखक की कल्पना से लिखी गई है और असल जिंदगी की घटनाओं या लोगों पर आधारित नहीं है। इसमें अक्सर ऐसे पात्र, जगहें या घटनाएं होती हैं जो सच नहीं होती और ये लेस देन काल्पनिक, फिक्शनल, इमेजिनरी कहानियों की एक सामान्य विशेषता है। नॉवल अध्याय 401 यान एर की प्रतिष्ठा गु यान र के साथ रेस्तरां की मुख्य इमारत की ओर बढ़ते हुए तांग शियू के सुंदर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, अनेक हाथों से काम आसान हो जाता है, अनेक लकड़ियों से बड़ी आग लगती है। मैं पहले केवल अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान देता था और अपने अधीनस्थों की उपेक्षा करता था, जिसके कारण फूट और बिखराव की स्थिति पैदा हुई। अंततः जब मैं देवत्व प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, तब मेरी प्रेमिका और मेरे सबसे करीबी दोस्त ने मुझे धोखा दिया और मुझे जान से मारने की कोशिश की। गु यान एर ने कहा, गुरुजी, क्या आपका मतलब ये है कि बड़ी संख्या में वफादार अधीनस्थों को प्रशिक्षित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है? लेकिन मैंने इतने सारे लोगों को प्रशिक्षित करने का केवल एक ही मुख्य कारण था, और वह था आपको ढूंढना। तांग शियू ने स्नेह से उसकी ओर देखा और कहा, बिल्कुल सही, यह अधीनस्थों को प्रशिक्षित करने के बारे में है। अगर उस समय मेरे पास कई शक्तिशाली और वफादार अधीनस्थ मेरी रक्षा कर रहे होते, तो भले ही उन्होंने मेरी विपत्ति के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में परेशानी पैदा करने की कोशिश की होती, कई अधीनस्थ मेरी मदद करके उन्हें रोक देते। यदि मैं अपनी परीक्षा में सफल हो जाता, तो मैं अमर लोक का देव राजा बन जाता और शाश्वत जीवन के द्वार में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त कर लेता। और शाश्वत जीवन के द्वार में प्रवेश करने से पहले ही देवलोक से अवतरित दिव्य शक्ति मेरी शक्ति को बहुत बढ़ा देती, जिससे मैं उन गद्दारों का आसानी से नाश कर पाता। गु यान एर ने सोच समझकर सिर हिलाया और कहा, गुरुजी, मैं आपकी बात समझ गई। पिछले कुछ हजार वर्षों में मेरे लिए बहुत से हजारों मेरे अधीनस्थों ने अपनी जान दी है। कई बार उन्हीं अधीनस्थों ने मुझे दुश्मनों से बचाने में मदद की, जिससे मैं जीवित रह सकी। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, इस दुनिया में विश्वासघात भी है और वफादारी भी। हमें बस अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। समय व्यक्ति के हृदय को उजागर करता है और हम स्वाभाविक रूप से जान जाएंगे कि किसे पूर्ण रूप से विकसित किया जा सकता है और किसे शुरुआत में ही त्याग देना चाहिए। गुरुजी, मैं समझ गया। गु यान एर ने मुस्कुराते हुए अचानक कहा, गुरुजी, अब इन गंभीर विषयों पर बात न करें। देखिए, मैं आखिरकार बाहर आ गई हूँ और बाहरी दुनिया को फिर से देख सकती हूँ। हमें खुश होना चाहिए। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में दुख की एक झलक दिखाई दी। उनकी पैनी नजर से ये कैसे नहीं देखा जा सकता था कि उनका प्रिय शिष्य इस समय स्वप्न दानव के आक्रमण से पीड़ित है और उस छुरी जैसी पीड़ा को सह रहा है। तांग शियू मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके दिल में यिन दानव झू वुशों के प्रति जानलेवा क्रोध पनप रहा था। इस समय तो उसने अपना इरादा भी बदल लिया था। जब झू वुशों से निपटने का समय आएगा, तो वह उसे आसानी से मरने नहीं देगा। वह उसकी आत्मा निकाल लेगा, उसे 10 लाख वर्षों तक शुद्ध करेगा और उसे 10 लाख वर्षों तक सबसे क्रूर यातना देगा। याना, तुम सही कह रहे हो, हमें खुश होना चाहिए। ही बायान रेस्टोरेंट में प्रमुख शक्ति संपन्न लोगों की संख्या काफी अधिक थी, जिनमें से 100 से अधिक लोग वर्तमान में जिंगमेन द्वीप मुख्यालय में तैनात थे। हालांकि जब 4 सदस्यों का एक गश्ती दल वहां से गुजरा और उनकी नजर दूर रास्ते पर 2 आकृतियों पर पड़ी, तो उनकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उनके चेहरे का भाव नाटकीय रूप से बदल गया, क्योंकि उनके दिलों में अपार खुशी भर गई थी। वूश 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 बिजली की गति से 4 आकृतियां पलक झपकते ही तांग शियू और गु यान एर की ओर दौड़ीं और एक साथ घुटने टेक दिए। अधीनस्थ कर्मचारी दोनों वरिष्ठ अधिकारियों का अभिवादन करते हैं। उनकी आवाजें कांप रही थीं और उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। स्पष्ट रूप से ये तांग शियू की वजह से नहीं, बल्कि गु यान एर की वजह से था। बाय पेंग, सोंग वू, हुआ यांग, तुम चारों अब भी बिना किसी कारण के इकट्ठा होना पसंद करते हो। 10 साल से ज्यादा हो गए जब हम आखिरी बार मिले थे, है ना? तुम सब ठीक हो? शियाओ जू ने तुम्हारे बारे में मुझसे कई बार जिक्र किया है। गु यान एर मुस्कुराई, लेकिन उसने धीरे से तांग शियू का हाथ थाम लिया। उन चारों के दिलों में एक गर्माहट सी दौड़ गई। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतने सालों बाद भी बॉस को उनके नाम याद होंगे और वो उन्हें देखते ही पहचान लेंगे। इतना ही नहीं, इतने सालों बाद भी बॉस उतनी ही जवान और खूबसूरत लग रही थी, उसी सफेद बहने वाली पोशाक में, एक ऐसा नजारा जो जीवन भर के लिए अविस्मरणीय रहेगा। हालांकि जब उन चारों को हवा के एक झोंके ने ऊपर उठा लिया, तो उनकी आंखों में दिख रहा उलझन भरा भाव गु यान एर के हाव भाव में झलक रहा था, जिसने तांग शियू की बाह पकड़ रखी थी। गु यान एर ने अब उन चारों की ओर नहीं देखा। उसका सुंदर चेहरा खिल उठा और वह मुस्कुराई, गुरुजी, चलिए खाना खाते हैं। मैं हर सुबह उठती हूँ तो मुझे बहुत भूख लगती है, लेकिन बूढ़े जी मुझे बस कुछ फल या कुछ हर्बल सूप पीने को देते हैं। मेरे हिसाब से यान एर ने लगभग 10 साल से ठीक से खाना नहीं खाया है। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। तांग शियू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दोनों आगे बढ़ते रहे। जब भी वे खिले हुए फूलों के पास से गुजरते, जब भी पक्षी उड़ते, गु यान एर एक प्रसन्न अप्सरा की तरह सुंदर नृत्य करती, तांग शियू के साथ साथ नाचती, फूलों और पक्षियों के बीच ठहरती। उसकी मधुर, घंटी जैसी हंसी उसके प्रसन्न मन को पूरी तरह से व्यक्त करती थी। बाय पेंग और बाकी सबने एक दूसरे की तरफ देखा। हालांकि उन्हें पता था कि उनकी युवा बॉस गु शियाक्सु तांग शियू को ग्रैंड मास्टर कहकर बुलाती थी, फिर भी गु यान र को तांग शियू को मास्टर कहते सुनकर वे सब सदमे में आ गए। बाकी लोगों को भी सूचित करो। जी हाँ, उन्हें जल्दी सूचित करें। चारों ने झटपट अपने फोन निकाले और बाकी सदस्यों को फोन किया। वूश जी चिमेई चुपचाप चारों के सामने प्रकट हुई और उदासीनता से बोली, आप बाकी लोगों को सूचित कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, किसी को भी गुरु और आदरणीय गुरु को परेशान न करने दें। यदि गुरु सभी से मिलना चाहें, तो उनके भोजन समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें। हाँ। बाई और उन चारों ने तुरंत आदरपूर्वक उत्तर दिया। जिस तरह से साथ गु यान एर मानो एक बेफिक्र, खुशमिजाज परी में बदल गई थी, जो तांग शियू के साथ साथ हल्के फुल्के विषयों पर बातें कर रही थी। उसकी आकर्षक आकृति बीच बीच में थिरकती थी, जिससे वहां पहुंचे बान रेस्टोरेंट के मुख्य सदस्य विस्मय से उसे देखते रह जाते थे।
बान रेस्टोरेंट के सैकड़ों प्रमुख सदस्य, लगभग सभी विशेषज्ञ थे जिन्हें गु यान एर ने व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया था। उन्होंने गु यान एर को कभी भी इस तरह की प्रसन्नता भरी मुस्कान के साथ एक नन्ही बच्ची की तरह नहीं देखा था। मुख्य भवन के सामने बान रेस्टोरेंट के दर्जनों प्रमुख सदस्य बेहद प्रसन्नता से भरे भावों के साथ रास्ते के दोनों ओर चुपचाप खड़े होकर गु यान एर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि जब रास्ते के अंत में दो आकृतियां प्रकट हुईं तो उनके चेहरों पर व्याप्त प्रसन्नता जम गई और धीरे धीरे अविश्वास के भावों में बदल गई। क्या वो बॉस है? वह बच्ची जैसी कैसे हो गई? सभी लोगों में जब तक तांग शियू को गु यान एर के शब्दों और कार्यों में कोई खामी नहीं दिखती थी, तब तक उसकी नज़र में गु यान एर हमेशा बच्ची ही रहेगी। उसने गु यान एर को बड़ा किया था, उसे दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए देखा था। नमस्कार बॉस। बान रेस्टोरेंट के दर्जनों प्रमुख सदस्यों ने दोनों के आगमन पर झुककर अभिवादन किया। गु यान एर मुस्कुराई और बोली, तुम सब बहुत अच्छा कर रहे हो। हालांकि मैंने तुम्हें कई सालों से नहीं देखा है, लेकिन शियाक्सु मुझे तुम्हारी हालचाल बताती रहती है। बहुत अच्छी बात है। इन सालों में तुम्हारे प्रदर्शन से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हालांकि हो सकता है कि मैं आगे चलकर अक्सर न दिखूं। वो मेरे गुरु हैं और मेरे सबसे करीबी परिवार के सदस्य भी। उनके आदेश मेरे आदेशों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और अब से तुम्हें सबसे पहले उन्हीं के प्रति वफादार रहना होगा। हाँ। दर्जनों बलवान पुरुषों ने एक साथ अपनी मुट्ठियां भींच लीं। एक ही समय पर दूर दूर से अलग अलग दिशाओं से बिजली की लकीरों जैसी आकृतियां तेजी से आती हुई दिखाई दे रही थीं। इन लोगों में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे और सभी एक प्रभावशाली आभा बिखेर रहे थे। नमस्कार बॉस। तांग शियू गु यान एर के बगल में खड़ा था और राहत भरी नजरों से सबकी तारीफ करते हुए और उनसे कुछ शब्द कहते हुए उसे देख रहा था। उसे अचानक एहसास हुआ कि जिस छोटी बच्ची को उसने पाला पोसा था, वह अब सचमुच एक बड़ी महिला बन चुकी है। याना, चलो अंदर चलते हैं, तांग शियू ने धीमी आवाज में कहा। गु यान एर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, प्यार से तांग शियू का हाथ पकड़ा और रेस्तरां की मुख्य इमारत में प्रवेश करने के लिए मुड़ गई। गु शियाक्सु के नेतृत्व में दोनों वीआईपी कमरे में पहुंची। वाह, कितना शानदार भोजन है। दरवाजे से अंदर कदम रखते ही गु यान एर की आंखें रंग बिरंगे स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी लंबी मेज को देखकर अर्धचंद्राकार हो गईं। उसने तांग शियू को खींचा और जल्दी से मेज की ओर चल पड़ी। समय बीत गया। तांग शियू और गु यान एर ने बहुत धीरे धीरे रात का खाना खाया, लेकिन माहौल असाधारण रूप से गर्मजोशी भरा था। बान रेस्टोरेंट की मुख्य इमारत के बाहर 100 से अधिक लोग इकट्ठा थे। सभी सम्मानपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। इनमें गु शियाक्सु भी शामिल थीं, जो मुख्य इमारत से बाहर आ चुकी थीं। आज बान रेस्टोरेंट में आए कई मेहमानों ने इस विचित्र घटना को देखा और बहुतों ने वहां इतने सारे लोगों के इकट्ठा होने का कारण पूछा। इसके अलावा इन सभी लोगों का अपना एक अनूठा व्यक्तित्व था। क्या हो रहा है? ओयांग लुलू अपनी कार की चाबियों से खेलते हुए बान रेस्टोरेंट की मुख्य इमारत के सामने पहुंची और उसका चेहरा तुरंत थोड़ा बदल गया। चूंकि वह बान रेस्टोरेंट में कई बार आ चुकी थी, इसलिए वह जानती थी कि यहाँ मौजूद अधिकांश लोग बान रेस्टोरेंट के कर्मचारी हैं। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि सभी लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, और उनमें से अधिकांश तो सैनिकों की तरह चुपचाप कतारों में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। लुलू, गु शियाक्सु ने बड़े सलीके से कदम बढ़ाते हुए चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान लिए ओयांग लुलू के पास आए। ओयांग लुलू ने हैरानी से पूछा, क्या हो रहा है? क्या तांग शियू आ गया है? लेकिन अगर वह आ भी गया है तो इतनी हलचल नहीं होनी चाहिए। उन मेहमानों को देखो, वे सब इधर उधर इशारा कर रहे हैं और देख रहे हैं। गु शियाक्सु ने हंसते हुए कहा, मालिका गए हैं वो और मेरे गुरुजी अंदर खाना खा रहे हैं। आपका स्वामी? ओयांग लुलू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे पहले से पता था कि ओयांग लुलू की एक रहस्यमयी गुरु हैं, लेकिन वह उनसे कभी मिली नहीं थी। बाद में तांग शियू और बयान रेस्टोरेंट के संबंधों के कारण वह वापस गईं और अपनी माँ से गु यान एर के बारे में कुछ बातें जानी। बहन जू, क्या आपके गुरुजी वापस आ गए हैं? गु शियाक्सु ने खिलखिलाकर हंसते हुए सिर हिलाया और कहा, वह वापस आ गई है। ओयांग लुलू ने तुरंत कहा, तो मैं जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और तांग शियू से पूछती हूँ कि क्या उन्हें अभी भी मेरे निजी जेट की जरूरत है। गु शियाक्सु ने ओयांग लुलू का रास्ता रोकते हुए सिर हिलाया और कहा, लुलू, बाकी बातों पर बाद में चर्चा करेंगे। मेरे गुरुजी को दादाजी के साथ भोजन समाप्त करने दीजिए। ओयांग लुलू ने हैरानी से पूछा, क्यों? गु शियाक्सु ने उसे क्षमा प्रार्थी नजर से देखा और सिर हिलाते हुए कहा, शियाक्सु, मैं अभी तुम्हें कारण नहीं बता सकती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात सुनोगी। गुरु और दादाजी आखिरकार फिर से मिल गए हैं, उन्हें कुछ एकांत की जरूरत है। ओयांग लुलू ने गु शियाक्सु को अजीब नजरों से देखा, फिर बेबसी से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं आप सबके साथ यहीं इंतजार करूंगी। सच कहूं तो मुझे आपके गुरु के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है। धन्यवाद। गु जियाओसुए हंसी। अध्याय 402 हांगमिन में दावत। 1700 मासिक टिकटों के लिए बोनस। अध्याय। रात के आकाश में अनगिनत तारे जगमगा रहे थे और उनकी हल्की रोशनी धरती को रोशन कर रही थी। जिंगमेन द्वीप पर स्थित 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट की मुख्य इमारत के सामने चहल पहल अभी भी बरकरार थी। हालांकि जिंगमेन द्वीप पर कुछ प्रमुख शक्तियों और प्रतिष्ठित परिवारों के लोगों को विभिन्न माध्यमों से वहां हो रही घटनाओं के बारे में पता चल गया था। क्या चल रहा है? जब तांग डोंग अपने 2 अधीनस्थों के साथ 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट की मुख्य इमारत के सामने पहुंचा तो उसकी भौहें तन गईं और उसकी आंखों में आशंका का भाव दिखाई दिया। उसके पीछे खड़े उसके 2 अधीनस्थ 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट के सैकड़ों प्रमुख सदस्यों को ऐसे देख रहे थे मानो वे किसी दुर्जेय शत्रु का सामना कर रहे हों। बॉस, क्या ये गाओ यानफेंग की चाल हो सकती है? एक हटे कट्टे आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा। तांग डोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। इनमें से कुछ लोग जिन्हें मैं जानता हूँ वे वास्तव में 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट से हैं। अगर गाओ यानफेंग हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करना भी चाहता तो वह 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट को नहीं चुनता। इसलिए आज रात कोई जाल नहीं बल्कि अपने पत्ते खोलने का समय होना चाहिए। तुरंत तांग डोंग उन लोगों को दरकिनार करते हुए तेजी से इमारत में दाखिल हुआ और अपने बुक किए हुए कमरे में पहुंच गया। उसने ओयांग लुलू को नहीं देखा जो गु शियाक्सु के साथ तिरछे विपरीत कोने में खड़ी थी।
लेकिन ओयांग लुलू ने तांग डोंग को देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। शियाओक्स्यू, मुझे लगता है मैंने तांग शियू के चाचा को देखा था। गु शियाक्सु आश्चर्यचकित होकर बोली। ग्रैंडमास्टर के चाचा, आपका मतलब? ओयांग लुलू ने फुसफुसाते हुए कहा, ये तांग डोंग है जो हमारे जिंगमिन द्वीप पर है। हमने उसे पिछली बार शाही राजधानी में तांग परिवार के पैतृक घर में देखा था जब तांग शियू का एक्सीडेंट हुआ था। गु शियाक्सु को अचानक एहसास हुआ। उसने भौहें चढ़ाईं और कुछ देर सोचने के बाद बोली, मुझे अब याद आया, वह तांग परिवार का सदस्य है और हमारे जिंगमिन द्वीप पर स्थित स्ट्रेट विला का मालिक है। मैं पहले अन्य मामलों में इतना व्यस्त था कि इसके बारे में भूल ही गया था। लगता है कि भविष्य में 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट को स्ट्रेट विला के और करीब जाना चाहिए। ओयांग लुलू ने आंखें घुमाईं और नाक सिकोड़ते हुए कहा, बहन जू, मुझे लगता है कि आप पक्षपाती हैं। हमारा रिश्ता भी बहुत करीबी है और तांग शियू के साथ मेरा रिश्ता भी बहुत अच्छा है। आप लोग सिर्फ स्ट्रेट विला के करीब ही क्यों आना चाहते हैं? हमारे ओयांग परिवार से क्यों नहीं? मेरे दादाजी बहुत समय पहले आपके मालिक से मिलना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से आप सबने मना कर दिया। गु शियाक्सु ने कहा, तुम समझते नहीं हो। ओयांग लुलू ने चिढ़कर कहा, कौन कहता है कि मैं नहीं समझती? मुझे सच में नहीं पता कि आप तांग शियू को ग्रैंडमास्टर क्यों कहते हैं। उनकी उम्र को देखते हुए वह ग्रैंडमास्टर कैसे हो सकते हैं? गु शियाक्सु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने धीमी आवाज में डांटते हुए कहा, लुलू चुप रहो। अगर तुमने दोबारा बकवास की तो सावधान रहना, मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ओयांग लुलू ने उदास होकर अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और मन ही मन बड़बड़ाने लगी। मुख्य भवन के अंदर एक निजी कमरे में जैसे ही तांग डोंग ने दरवाजे से अंदर कदम रखा, 2 अधेड़ उम्र के पुरुष पहले से ही अंदर बैठे हुए थे। उनमें से एक गंजा मोटा आदमी था जिसने अपने गले में ज़ेड का पेंडेंट और उंगलियों में 6 या 7 बड़ी सोने की अंगूठियां पहन रखी थीं। थोड़ा दुबला पतला अधेड़ उम्र का व्यक्ति चश्मा पहने हुए था और देखने में सभ्य लग रहा था, लेकिन उसकी त्रिकोणीय आंखों में एक भयावह झलक दिखाई दी। ओह, मुझे लगा था कि स्ट्रेट विला के प्रतिष्ठित मास्टर तांग आज रात आने की हिम्मत नहीं करेंगे। दुबले पतले अधेड़ उम्र के व्यक्ति गाओ यानफेंग ने व्यंग्य किया। तांग डोंग ने ठंडी सी सांस ली, गोल मेज के दूसरी तरफ जाकर बैठ गया और उदासीनता से बोला, गाओ यानफेंग, जिंगमिन द्वीप की तो बात ही छोड़ो, पूरे हुआशिया राष्ट्र में भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तांग डोंग जाने की हिम्मत न करे। इसके विपरीत, क्या तुम पहले बहुत डरपोक नहीं थे? अब इतने अहंकारी क्यों हो गए हो? क्या तुम्हें कोई ऐसा गुरु मिल गया है जो तुम्हारा साथ दे? गाओ यानफेंग अचानक खड़ा हो गया और गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, तांग डोंग, तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? ये बात कभी मत भूलना। इस बार तुम्हारी स्ट्रेट विला को मुझसे कुछ चाहिए, मुझे तुम्हारी स्ट्रेट विला से कुछ नहीं चाहिए। यदि तुम मुझे नाराज करोगे तो मैं सीधे तुम्हारे जहाज को दुष्ट ड्रैगन सागर की ओर जाने वाला मार्ग काट दूंगा। तांग डोंग ने ठंडे लहजे में उपहास करते हुए कहा, हिम्मत है तो करके देखो। उन दोनों के बीच बैठा मोटा ताजा अधेड़ उम्र का आदमी अपनी चमकती उंगलियों से मेज पर थपथपाते हुए चिल्लाया, तुम दोनों को क्या हुआ है? तुम फिर से बहस क्यों कर रहे हो? इस बार तुमने मुझे मध्यस्थ बनने को कहा है, इसलिए मुझे अपना काम अच्छे से करना होगा। अगर आप दोनों का यही रवैया रहा तो मुझे अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना सामान समेटकर चला जाऊंगा। गाओ यानफेंग ने तांग डोंग को घूरकर देखा, अपने पैर क्रॉस किए और एक सिगरेट जलाई। तांग डोंग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा और चुप हो गया। उस हटे कट्टे अधेड़ उम्र के व्यक्ति का उपनाम जी शियाओलोंग था और दूसरे लोग उसे फैटी जी कहकर बुलाते थे। वह जिंगमिन द्वीप पर काफी प्रभावशाली व्यक्ति थे और उनकी शक्ति गाओ यानफेंग की वाइनरी या तांग डोंग के स्ट्रेट विला से कम नहीं थी। इसलिए जिंगमिन द्वीप पर मौजूद विभिन्न ताकतें उसे कुछ हद तक सम्मान दिलाएंगी। फैटी जी ने भी एक सिगरेट जलाई, दोनों चुप बैठे आदमियों को देखा और फिर संतुष्टि और मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, तांग डोंग, इस बार मैं मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा हूँ। आप दोनों को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। आशा है कि आप किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे। अब से आपके स्ट्रेट विला का बेड़ा दुष्ट ड्रैगन सागर की यात्रा कैसे करेगा? तांग डोंग ने गहरी आवाज में कहा, मैं बॉस गाओ की बात सुनना चाहता हूँ। गाओ यानफेंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, यह बहुत सरल है। मैंने जो द्वीप खरीदा है वह दुष्ट ड्रैगन सागर के जहाजरानी मार्ग के ठीक बगल में है। यदि आप मेरे द्वीप से होकर गुजरना चाहते हैं तो आपको हमें कुछ लाभ देना होगा, नहीं तो आपको एक नया रास्ता खोलना होगा और कहीं और से जाना होगा। तांग डोंग ने उपहास करते हुए कहा, मुझे डर है कि हमारे स्ट्रेट विला के लाभों को लेने के लिए आपके पास जीवन तो होगा, लेकिन उनका उपयोग करने के लिए आपके पास जीवन नहीं होगा। गाओ यानफेंग ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तांग डोंग, अपने स्ट्रेट विला से मुझे डराने की कोशिश करना बंद करो। आपकी स्ट्रेट विला की तुलना में मेरी वाइनरी केवल मजबूत है, कमजोर नहीं। यदि आप वास्तव में मुझसे मुकाबला करना चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। और हाँ, आपके तांग परिवार की आर्थिक स्थिति अब कुछ खास अच्छी नहीं है ना? मुझे पता है कि आप शाही राजधानी के तांग परिवार से हैं, लेकिन आपके तांग परिवार को ग्वांगयांग प्रांत में बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। पहले तो आपका तांग परिवार मुझे डरा सकता था, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि तांग परिवार का याओ परिवार एक प्रमुख शत्रु है, क्या मैं अब भी आपसे डरूंगा? सबसे बुरी स्थिति में मैं याओ परिवार में शामिल हो जाऊंगा। आप तांग डोंग को सबसे ज्यादा डर गाओ यानफेंग द्वारा इस तरह की चालें चलने का था। उनका मानना था कि स्ट्रेट विला गाओ यानफेंग की वाइनरी से अधिक मजबूत थी, लेकिन अगर दोनों पक्षों के बीच वास्तव में टकराव हुआ तो भले ही वे गाओ यानफेंग को खत्म करने में कामयाब हो जाएं, स्ट्रेट विला को संभवतः भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर यदि वह तांग परिवार की अन्य शक्तियों का उपयोग करता तो इससे गाओ यानफेंग को कगार पर धकेलने की बहुत संभावना थी, और यदि वह वास्तव में उस समय याओ परिवार में शामिल हो जाता तो याओ परिवार निश्चित रूप से ऐसे शक्तिशाली कुत्ते को शरण देता। इसके अलावा अगर गाओ यानफेंग याओ परिवार को जिंगमिन द्वीप पर ले आता है तो भविष्य में उसके स्ट्रेट विला का अस्तित्व और भी मुश्किल हो जाएगा। फैटी जी ने उन दोनों को देखा, हंसते हुए कहा, तांग डोंग, गाओ यानफेंग ने उस द्वीप को विशेष रूप से उसके आसपास बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन करने के लिए खरीदा था, लेकिन आपके स्ट्रेट विला का जहाजरानी मार्ग वहीं से होकर गुजरता है। क्या इससे उसे कुछ नुकसान नहीं होगा? इसलिए आप दोनों एक कदम पीछे हट जाएं। गाओ यानफेंग आपका शिपिंग मार्ग छोड़ देगा और आप उसे कुछ मुआवजा देंगे और यह मामला सुलझ
जाएगा? तांग डोंग ने पूछा। क्या मुआवजा? फैटी जी ने कहा, तुम्हारे आने से पहले ही गाओ यानफेंग ने मुझे अपनी अंतिम सीमा बता दी थी। वह जिस फार्म का निर्माण करना चाहता है वह बहुत बड़ा है और इसमें कुल मिलाकर अरबों डॉलर का निवेश होगा। यदि आपका स्ट्रेट विला उसे सालाना 200 मिलियन के नुकसान की भरपाई कर सकता है और साथ ही प्रत्येक शिकार के बाद उसे एक खूंखार जानवर का शव भी दे सकता है, तो वह उस शिपिंग मार्ग को खुला रखेगा। आपको ये शर्तें कैसी लगी? तांग डोंग क्रोधित हो गया और चिल्लाया, वह सपने देखता रहे। हमारे स्ट्रेट विला भाइयों को भारी खतरे का सामना करना पड़ता है और हर बार दुष्ट ड्रैगन सागर में भयंकर जानवरों का शिकार करना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी हम वहाँ कई दिनों तक रहते हैं और केवल एक ही शिकार कर पाते हैं। अगर हम इसे गाओ यानफेंग को दे देंगे तो हम खाएंगे क्या? और वो 200 मिलियन सालाना मुआवजा, वो तो पैसे के लिए पागल ही होगा। गाओ यानफेंग ने मेज पर हाथ पटका खड़ा हुआ और चिल्लाया, तुम सहमत नहीं हो, है ना? यदि आप सहमत नहीं हैं तो आपका स्ट्रेट विला कोई दूसरा शिपिंग मार्ग खोज सकता है। मैं उस द्वीप पर वापस जाऊंगा और मत्स्यपालन फार्म स्थापित करना शुरू करूंगा। तुम दोनों बैठ जाओ। फैटी जी ने अपनी आंखें सिकोड़ी, अपनी बाहें फैलाईं और जोर से चिल्लाया। मुख्य भवन का वीआईपी लाउंज। तांग शियू गुयान एयर के साथ विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रही थी और गुयान एयर तो एक छोटी पेटू की तरह व्यवहार कर रही थी और शराब के कुछ घूंटों के लिए गुहार लगा रही थी। तांग शियू ने नानझा टाउन के विला से 2 बक्से अपने स्पेशल रिंग में पैक कर लिए थे, इसलिए उसने एक बोतल निकाली और गुयान एयर के लिए आधा गिलास डाला। आप बस इतना ही पी सकते हैं। गुयान एयर की आंखें चमक उठी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, आप बहुत कंजूस हैं। जब मैं अमर लोक में था तब मैंने एक बार में मादक पेय के 2 जार एक ही बार में पी लिए थे। आप जानते हैं ना वो वाइन, बहुत तेज वाली। मैंने 2 जार पी लिए और मुझे नशा भी नहीं हुआ। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, समय बदल गया है। अब तुम घायल हो और अत्यधिक शराब नहीं पी सकते। मैंने तुम्हें आधा गिलास पीने दिया, यही अपने आप में एक असाधारण उपकार है। अच्छे बच्चे बनो, बस यह आधा गिलास पी लो, फिर हम कुछ और खाएंगे और मैं तुम्हें रात का नजारा दिखाने के लिए बाहर ले चलूंगा। गुयान एयर का दिल खुश हो गया और उसने आज्ञाकारी होकर आधा गिलास अमर पेय समाप्त कर दिया। फिर उसने आश्चर्य से कहा, गुरुजी, इस शराब का स्वाद कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना? लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है, इसमें कुछ कमी सी लग रही है। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, इस शराब की रेसिपी मैंने खुद बनाई है, इसलिए स्वाभाविक है कि आपको ये जानी पहचानी लगे। बात बस इतनी सी है कि बियर बनाने में इस्तेमाल होने वाली कुछ सामग्री बदल दी गई है और कई सामग्रियां गायब हैं, इसीलिए इसमें कुछ कमी सी महसूस होती है। गुयान एयर को अचानक समझ आ गया। उसने पैकेजिंग बॉक्स को देखा, फिर शराब की बोतल को देखा और उत्सुकता से पूछा, मास्टर, आपने शराब बनाने का कारखाना तो नहीं खोला? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, वाह, मैंने वाकई में शराब बनाने का काम शुरू किया था और अब ये बहुत लाभदायक है। गुयान एयर खिलखिलाकर हंस पड़ी, बेशक मेरे गुरु द्वारा खोला गया वाइनरी भला लाभदायक कैसे नहीं हो सकता? अगर कोई इसे नहीं खरीदता तो इसका मतलब है कि वे मूर्ख हैं। आओ खाएं। तांग शियू ने गुयान र के लिए सब्जियों से भरी एक चॉपस्टिक उठाई और उसे उसके कटोरे में रख दिया। जल्द ही जब वे पेट भर खा पी चुके थे तब गुयान एयर ने उसका हाथ पकड़ रखा था और वे दोनों मुख्य भवन से बाहर आ गए। बाहर का नजारा देखकर गुयान एयर मुस्कुराई और बोली, तुम लोग अभी तक क्यों नहीं गए? अरे, काफी लोग तो वापस आ गए हैं, है ना? नमस्कार बॉस। बाहर से दौड़कर वापस आए सदस्यों ने आदरपूर्वक सलामी दी। गुयान एयर ने हाथ हिलाकर कहा, आप सभी को छुट्टी दी जाती है। आप सभी को भविष्य में अच्छा करना होगा और मेरे गुरु के वचन ध्यान से सुनना होगा। वह 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट के सर्वोच्च शासक हैं और उनकी इच्छा ही आपकी इच्छा है। हाँ, सभी ने दोबारा जवाब दिया। गुयान एयर ने कहा, ठीक है, अब आप सब जा सकते हैं। कृपया रेस्टोरेंट के सामान्य कामकाज में बाधा न डालें। अध्याय 403 सौंदर्य की लड़ाई। 1800 मासिक टिकटों के लिए बोनस अध्याय। मुख्य भवन के सामने खड़े सदस्य जैसे ही तितर बितर हुए, तांग शियू की नजर ओयांग लुलू पर पड़ी। गु शियाक्सुए अभी भी वहीं थी और ओयांग लुलू उसके बगल में खड़ी थी, तथापि इस समय ओयांग लुलू तांग शियू की ओर नहीं देख रही थी। उसकी निगाहें गुयान एयर पर टिकी थीं, उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था और उसकी आंखों में अविश्वास का भाव था। सुंदर, सचमुच बेहद खूबसूरत। ओयांग लुलू को अपने कद काठी स्वभाव और रूप रंग पर पूरा भरोसा था। यहाँ तक कि गु शियाक्सु से तुलना करने पर भी उसे विश्वास था कि वह नहीं हारेगी। फिर भी उसके सामने खड़ी महिला इतनी खूबसूरत थी मानो कोई अप्सरा पृथ्वीलोक में अवतरित हो गई हो। उसकी सुंदरता अतृप्त और मोहक थी। लुलू। गु शियाक्सु ने धीरे से अपनी बाह से ओयांग लुलू को धक्का दिया, जिससे ओयांग लुलू मानो किसी सपने से जाग उठी हो और उसकी हृदय गति काफी बढ़ गई। बहन जू, क्या वह आपकी मालकिन है? ओयांग लुलू ने कुछ अविश्वास के साथ पूछा। उसे लगा कि उसके सामने खड़ी यह बेहद खूबसूरत महिला बहुत कम उम्र की है। उसे यह विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि उसकी मां द्वारा बताई गई गुयान एयर नाम की महिला ने दशकों पहले 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट की स्थापना की थी। हाँ, गु जियाओसुए ने धीरे से सिर हिलाया। ओयांग लुलू ने बुदाबुदाते हुए कहा, यह कैसे संभव है? दशकों पहले 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट की मालकिन आज भी इतनी जवान कैसे हैं? ऐसा लगता है जैसे समय का उन पर कोई असर ही नहीं है। यह वैज्ञानिक नहीं है। क्या सच में इस दुनिया में अमरता का कोई अमृत है? कोई ऐसी चीज जो शाश्वत यौवन प्रदान करती हो? गु शियाक्सु के होठों पर मुस्कान आ गई और उसके खूबसूरत चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ गया। उसने अपने हाथों को जोड़कर कहा, गुरुजी, यह मेरी दोस्त और ग्रैंडमास्टर की भी दोस्त ओयांग लुलू है। वह किसी काम से ग्रैंडमास्टर से मिलने आई है। दोस्त? गुयान एयर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बच्ची बहुत प्यारी है और मुझे इसका नाम याद है। यह जरूर ओयांग परिवार की सदस्य होगी, है ना? जब वह पैदा हुई थी तब मैं जिंगमिन द्वीप पर किसी काम में व्यस्त थी। जब मुझे उसके जन्म की खुशखबरी मिली तो मैंने उसके पूर्णिमा उत्सव के लिए बधाई का उपहार भेजा। ओयांग लुलू का दिल कांप उठा और उसके चेहरे पर सम्मान का भाव झलकते हुए उसने कहा, क्या आप सचमुच सिस्टर जू के गुरु हैं? लेकिन आप तांग शियू के शिष्य कैसे बन गए? आपकी उम्र क्या है? गुयान एयर की आंखों में कोमलता झलक रही थी जब उसने तांग शियू की ओर मुड़कर देखा, फिर
धीरे से हंसते हुए कहा, बेशक मैं उनकी शिष्या हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे पाला पोसा है। क्या? ओयांग लुलू की आंखें पल भर में चौड़ी हो गईं, उनमें सदमे का भाव झलक रहा था। उसने तांग शियू को देखा, फिर गुयान एर को, और शुरुआती सदमे के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि यह सब कितना बेतुका था। तांग शियू ने गुयान र को पाला, ये किस तरह का अंतर्राष्ट्रीय मजाक था। तांग शियू की उम्र अब कितनी होगी? वह तो लगभग 20 साल का ही होगा, है ना? और गुयाना दशकों पहले वह 20 साल की लगती थी। हालांकि अब भी वह 20 साल की ही लगती है, लेकिन उसकी असली उम्र 40 या 50 होनी चाहिए, है ना? एक 20 साल का युवक 40 या 50 साल की किसी महिला की परवरिश कर रहा है, ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब बात है। तांग शियू ने ओयांग लुलू के लगातार बदलते भावों को देखा, मन ही मन आह भरी। फिर गुयान एर की ओर मुड़ा। उसके सामने सिर हिलाकर तांग शियू की नजरें वापस ओयांग लुलू पर टिक गईं और उसने कहा, लुलू यान एर की बकवास पर ध्यान मत दो। वह बस तुम्हें चिढ़ा रही है। मुझे बताओ, तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? बकवास? तांग शियू की बात सुनकर ओयांग लुलू को यकीन हो गया। अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए उसने कहा, दरअसल कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पता था कि आप मेरे विमान से जिंगमिन द्वीप जा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे मिलने और यह पूछने आए थी कि आपको विमान की कितनी जरूरत है। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, मुझे अब उस विमान की जरूरत नहीं है। मैं 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट पहुंचने की जल्दी में थी और पायलट को बताना भूल गई। अभी हमें कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए अभी बात करना ठीक नहीं है। जब मुझे थोड़ा समय मिलेगा तो मैं आपको रात के खाने पर ले जाऊंगी। गुयान एर ने हाथ बढ़ाकर तांग शियू का हाथ पकड़ा, ओयांग लुलू को देखकर मुस्कुराई और सिर हिलाया, फिर दोनों समुद्र तट की ओर जाने वाले घुमावदार रास्ते पर चल पड़ी। ओयांग लुलू ने उनके जाते हुए चेहरों और अंतरंग हरकतों को देखा और अपना मुंह खोल दिया। उनका पीछा करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने के बाद वह रुक गई। उसके चेहरे पर कुछ चिंता के भाव थे। उसे अचानक महसूस हुआ कि तांग शियू और गुयान एर गुरु शिष्य नहीं, बल्कि एक दंपत्ति जैसे लग रहे थे। इस एहसास ने उसे बेहद बेचैन कर दिया। लुलू गु शियाक्सु ओयांग लुलू के पास आकर खड़ी हो गई। उसके कंधे से कंधा मिलाकर उन दोनों को दूर जाते हुए देखती रही। उसने धीरे से आह भरी, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। हालांकि मैं प्यार और मर्द औरत के रिश्तों को पूरी तरह नहीं समझती, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि तुम ग्रैंडमास्टर को पसंद करती हो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा उम्मीद है। ओयांग लुलू ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में क्रोध भरा हुआ था और उसने धीमी आवाज में पूछा, इतनी उम्मीद क्यों नहीं? जब मैं ओयांग लुलू किसी से प्यार करती हूँ तो मैं उसे सब कुछ दे देती हूँ। मुझे ये भी विश्वास है कि इस दुनिया में कोई भी पुरुष मेरे चंगुल से बच नहीं सकता। गु शियाक्सु ने आह भरते हुए कहा, लुलू तुम और ग्रैंडमास्टर दो बिल्कुल अलग दुनिया से हो। तुम दोनों का मेल बिल्कुल भी नहीं बैठता। ओयांग लुलू ने गुस्से से कहा, गु शियाक्सुए, मैं जानती हूँ कि तांग शियू तुम्हारे ग्रैंडमास्टर हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे गुरु और उनके बीच एक असामान्य रिश्ता है, लेकिन अगर तुमने फिर से ऐसी बातें कहीं तो मुझे तुम्हें बहन न मानने के लिए दोष मत देना। गु शियाक्सु चौंक उठी। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने कभी प्रेम का अनुभव नहीं किया था, लेकिन भले ही उसने सुअर का मांस न खाया हो, उसने सुअरों को दौड़ते हुए जरूर देखा था। अनगिनत वास्तविक जीवन के उदाहरणों ने उसे एक सच्चाई बहुत स्पष्ट रूप से समझा दी थी। प्रेम में पड़ी महिलाएं अपना विवेक खो देती हैं। चलो चलें, मैं तुम्हारे साथ कुछ खाने के लिए ले आता हूँ, गु जियाओसुए ने कहा। ओयांग लुलू का मूड खराब था और उसे बिल्कुल भूख नहीं थी। गु शियाक्सु के सुझाव को ठुकराकर वह 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट से जितनी जल्दी हो सके निकल गई। पहले उसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब स्थिति अलग थी। आज गुयान र के आने से उसका दिल बुरी तरह हिल गया था। तांग शियू की जान पहचान वाली महिलाओं के बारे में सोचते हुए ओयांग लुलू को लगा कि ऐसी कई महिलाएं होंगी और उनकी हालत उससे बदतर नहीं थी। लेकिन सबसे ज्यादा डर उसे शेंग तांग ग्रुप के महाप्रबंधक कांग शिया को था। कहावत है ना, जो पानी के सबसे करीब होता है, चांद सबसे पहले उसी को मिलता है। कांग शिया तांग शियू की कंपनी संभालती थी, इसलिए उनका रिश्ता बहुत करीबी रहा होगा। क्या पता समय के साथ उनके बीच प्यार पनप जाए। ओयांग लुलू ये सब सोचती जा रही थी। अगर आगे से आ रही ट्रक की तेज रोशनी उसकी आंखों में न चुभती, जिससे उसका ध्यान न भटकता और वह फुटपाथ से न टकराती, तो आज तक उसका एक्सीडेंट हो चुका होता। नहीं, मैं इसे ऐसे ही नहीं चलने दे सकती। जैसा कि कहावत है, जो पहले वार करता है उसे फायदा होता है, जो आखिर में वार करता है उसे नुकसान उठाना पड़ता है। चाहे मैं कोई भी तरीका अपनाऊं, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तांग शियू को अपना बनाकर रखूंगी। अपने आकर्षण ओयांग लुलू से मुझे पूरा यकीन है कि वह भी मुझसे प्यार करने लगेगा। ओयांग लुलू ने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ पटका। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। कार को दोबारा स्टार्ट करने के बाद वह तेजी से हाईवे के आखिरी छोर की ओर बढ़ गई। 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट से समुद्र तट तक घुमावदार रास्ते पर चलते हुए तांग शियू के चेहरे पर चिंता झलक रही थी और उसने धीरे से पूछा, यान र, क्या तुम्हें अब बहुत असहज महसूस हो रहा है? असुविधाजनक नहीं। गुयान एर ने खुलकर मुस्कुराया, लेकिन उसके अनजाने हाव भाव और हरकतों ने उसकी पोल खोल दी। जल्द ही दोनों समुद्र तट पर पहुंचे। गु शियाक्सु भी तब तक दौड़कर आ चुकी थी और आदरपूर्वक बोली, महाराज, हमारे 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट में झगड़ा हो रहा है। मेजें उलट दी गई हैं, लेकिन वे आमने सामने हैं और अभी तक उन्होंने लड़ाई शुरू नहीं की है। उनमें से एक तांग परिवार का सदस्य है। क्या वह तांग परिवार का सदस्य था? तांग शियू ने हैरानी से अपनी भौहें उठाईं और पूछा, ये कौन है? गु जियाओसुए ने कहा, ये तांग डोंग है। तांग शियू अचंभित रह गया। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए, क्योंकि तांग डोंग स्ट्रेट विला का प्रबंधन करता था, जो 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट से मिलता जुलता था। वह स्ट्रेट विला में खाने के बजाय 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट में क्यों था? तांग शियू ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, वह किससे भिड़ने आया है? गु शियाक्सु ने कहा, जिंगमिन द्वीप के वाइन गार्डन के मालिक गाओ यानफेंग हैं। हालांकि गतिरोध में शामिल दोनों पक्षों के अलावा जी शियाओलोंग भी मौजूद हैं। जी शियाओलोंग जिंगमिन द्वीप पर खनन व्यवसाय चलाते हैं। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गया। कुछ लोगों को भेजकर उन्हें रोकिए, मैं थोड़ी देर में आकर इसे संभाल लूंगा। हाँ। गु जियाओसुए ने सिर हिलाया। गुयान एर ने तुरंत कहा, गुरुजी, मैं भी आपके साथ
चलूंगी। तांग शियू ने हाथ उठाकर उसके बालों को सहलाया और सिर हिलाते हुए कहा, यान अच्छे से रहो। तुम्हारा शरीर बाहर ज्यादा देर रहने की इजाजत नहीं देता। हमने खाना खाने में काफी समय बिता दिया है। अगर तुम चाहती हो कि गुरुजी तुम्हारे साथ और समय बिताएं तो तुम इस खूबसूरत पैगोडा में रुककर मेरा इंतजार करो। मैं काम निपटाकर वापस आ जाऊंगा। गुयान एर ने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि तांग शियू की बात में दम है। उसने तुरंत थोड़ी अनिच्छा दिखाते हुए कहा, गुरुजी तो आपको जल्दी वापस आना होगा। तांग शियू मुस्कुराई, चिंता मत करो। चलो मैं तुम्हें पहले उत्कृष्ट पैगोडा ले चलती हूँ। उत्कृष्ट पैगोडा की पहली मंजिल पर जी चिमेई, गुआन और आन पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तांग शियू और गुयान एर को लौटते देख जी चिमेई ने आदरपूर्वक पूछा, आदरणीय स्वामी, क्या आप यहाँ कुछ दिनों के लिए ठहरेंगे? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही। जब यान एर जाग जाएगी तो मुझे उसके साथ ठीक से समय बिताना होगा। आप सब अपना अपना काम करते रहिए। अगर कोई बात हुई तो मैं आप लोगों से मिल लूंगी। हाँ, तीनों ने जवाब दिया और जल्दी से उस भव्य पैगोडा से बाहर निकल गए। 7वीं मंजिल पर पहुंचकर तांग शियू ने गुयान एर को ऊपर तैरते हुए और बर्फ के बिस्तर पर पालथी मारकर बैठते हुए देखा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यान एर तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। ठीक है। गुयान एर ने प्यारी सी मुस्कान दी। 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट के निजी कमरे में मेज कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं और फर्श अस्त व्यस्त था। दोनों पक्षों के लोग गुस्से से लाल थे। वहीं फैटी जी ने गहरी भौहें चढ़ाकर तांग डोंग को कुछ नाराजगी से देखा। इस समय तांग डोंग की यही इच्छा थी कि वह खुद गाओ यानफेंग को मार डाले, क्योंकि यह कमीना बेहिसाब कीमत मांग रहा था और साफ तौर पर ईमानदारी से बातचीत करने का उसका कोई इरादा नहीं था। और फैटी जी भी कोई अच्छा आदमी नहीं था। हालांकि वह मध्यस्थता करने आया था, लेकिन वह साफ तौर पर गाओ यानफेंग का पक्ष ले रहा था और तांग डोंग को समझ नहीं आ रहा था कि गाओ यानफेंग से उसे क्या फायदा मिल रहा है। गाओ यानफेंग के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी और उसने कहा, तांग डोंग, चाहे तुम सारी मेजें उलट दो, कोई फायदा नहीं। तुम्हें किसने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है? तुमने वह द्वीप नहीं खरीदा। मैंने 50 साल का मालिकाना हक खरीदा है। अगर तुम्हारी स्ट्रेट विला को वह जहाजरानी मार्ग चाहिए तो मेरी कीमत मानो, वरना तुम्हारे पास सिर्फ 2 विकल्प हैं। पहला, 50 साल इंतजार करो, फिर तुम उस द्वीप का मालिकाना हक खरीद सकते हो, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि मुझे खरीदने का पहला अधिकार है। दूसरा, कोई दूसरा जहाजरानी मार्ग खोजो। अध्याय 404। मामूली असहमति पर गला काट देना। तांग डोंग ने मुट्ठी भींचते हुए गंभीर स्वर में पूछा, क्या वाकई बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है? कोई नहीं, गाओ यानफेंग ने जीत की झलक के साथ कहा। तांग डोंग ने गहरी सांस ली और निजी कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ गया। हालांकि उसी क्षण गु शियागसू दरवाजे पर प्रकट हुई। उन्होंने निजी कमरे की स्थिति पर एक नजर डाली और शांत भाव से कहा, मेरा 100 फीस्ट रेस्टोरेंट मेहमानों के खाने की जगह है, आपके लिए परेशानी पैदा करने की नहीं। बगल वाले कमरे में मैंने पहले ही एक बड़ा निजी कमरा खाली करवा दिया है, कृपया थोड़ी देर के लिए वहां जाएं। तांग डोंग ने भौहें चढ़ाकर पूछा, बॉस गु, हम बगल वाले घर में क्या करने वाले हैं? गु शियागसू के मन में तांग डोंग के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। इसके विपरीत तांग शियू के कारण उसने थोड़ा सम्मान दिखाते हुए कहा, श्रीमान तांग, मैं अब 100 फीस्ट रेस्टोरेंट की मालकिन नहीं हूँ। हमारे 100 फीस्ट रेस्टोरेंट का स्वामित्व बदल गया है। दरअसल हमारे नए मालिक ने ही आपको अगले कमरे में थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा है। वह बहुत जल्द यहाँ आ जाएंगे। गु शियागसू की ओर से कोई दुर्भावना न भांपते हुए तांग डोंग ने अपनी भौहें उठाईं और सिर हिलाते हुए कहा, रास्ता दिखाओ। गु शियागसू ने गाओ यानफेंग और जी शियाओलोंग पर एक नजर डाली, फिर मुड़कर बाहर चली गई। गाओ यानफेंग थोड़ा उलझन में दिख रहा था। उसने जी शियाओलोंग की ओर मुड़कर पूछा, तुम्हें क्या लगता है 100 फीस्ट रेस्टोरेंट का क्या मतलब है? वे हाइशिया विला के साथ हमारे कारोबार में क्यों दखल दे रहे हैं? फैटी जी, 100 फीस्ट रेस्टोरेंट की ताकत को कम मत समझो। हो सकता है कि अगर हमारे दोनों परिवार मिलकर काम करें तब भी हम उनका मुकाबला न कर पाएं। फैटी जी की भौहें तंगकर सिकुड़ी हुई थीं, उनका गोल मटोल चेहरा ठंडेपन से भरा हुआ था। उन्होंने गाओ यानफेंग को अपने साथ खींचा और बाहर निकलते हुए फुसफुसाया, बकवास मत करो। 100 फीस्ट रेस्टोरेंट का आतंक हमारे दोनों परिवारों के संयुक्त आतंक के सामने क्या मायने रखता है? मैं तुम्हें बता दूं, 100 फीस्ट रेस्टोरेंट के कुछ दर्जन लोग ही हमारे दोनों परिवारों का सफाया कर सकते हैं। गाओ यानफेंग ने हैरानी से हौंकते हुए कहा, सच में? आपको कैसे पता? फैटी जी ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझसे यह मत पूछो कि मुझे कैसे पता, बस इतना याद रखना, जिंगमिन द्वीप पर 100 फीस्ट रेस्टोरेंट को छोड़कर तुम किसी भी ताकत को उकसा सकते हो। असल में अगर मौका मिले तो 100 फीस्ट रेस्टोरेंट से दोस्ती जरूर कर लो, चाहे इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी ही पड़े। गाओ यानफेंग फैटी जी के स्वभाव को समझता था और जानता था कि वह कभी बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलेगा, लेकिन भले ही 100 फीस्ट रेस्टोरेंट में कुछ छिपी हुई शक्ति हो, क्या वह वास्तव में उतना ही भयानक हो सकता है जितना जी शियाओलोंग दावा करता है? जल्द ही समूह गु शियागसू के पीछे पीछे बगल वाले निजी कमरे में गया, जो पहले वाले कमरे से दोगुना बड़ा था और जिसमें दर्जनों लोग आराम से भोजन कर सकते थे। इस समय निजी कमरे से मेजें हटा दी गई थीं और 100 फीस्ट रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने किसी तरह कुछ सोफे लाकर दीवारों के सहारे रख दिए थे। कृपया सभी लोग बैठ जाए। गु शियागसू सीधे सबसे अंदरूनी मध्य सोफे पर गई और बैठ गई। हालांकि तांग डोंग को यह नहीं पता था कि 100 फीस्ट रेस्टोरेंट इस मामले में क्यों शामिल हो रहा है, लेकिन उसे गु शियागसू की ओर से कोई शत्रुता महसूस नहीं हुई। इसलिए उसने जब रोम में हूं तो रोम जैसा व्यवहार करें वाली सोच अपनाते हुए शांति से गु शियागसू के दाहिनी ओर सोफे पर बैठ गया। वहीं गाओ यानफेंग और फैटी जी बाईं ओर वाले सोफे पर बैठ गए। फैटी जी की निगाहें गु शियागसू पर पड़ी। गु शियागसू बेहद खूबसूरत थी, फिर भी उन्होंने जरा सा भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बॉस गु, मेरा नाम गु शियागसुए है। गु जियाओसुए ने शांति से कहा। फैटी जी ने तुरंत अपनी गलती सुधारते हुए कहा, मिस गु, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके 100 फीस्ट रेस्टोरेंट के वर्तमान मालिक कौन है? गु शियागसू ने शांत भाव से कहा, जब हमारे बॉस आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। फैटी जी ने मन कड़वी मुस्कान के साथ सोचा कि यह तो कुछ न कहने जैसा ही है।
हालांकि अपने मन की उलझन दूर करने के लिए उसने फिर पूछा, मिस गू, आपके 100 फीस्ट्स रेस्टोरेंट में हमारा एक छोटा सा झगड़ा हुआ था, लेकिन ये हमारे बीच मामूली बात थी और किसी ने भी मारपीट नहीं की। जहां तक क्षतिग्रस्त वस्तुओं की बात है, हम उनका भुगतान करेंगे, बल्कि मुआवजे की दोगुनी राशि भी देंगे। हमें बस ये समझ नहीं आ रहा कि आपके बॉस हमसे क्यों मिलना चाहते हैं। गू शियागसू ने अपना उदासीन रवैया बनाए रखा और यहाँ तक कि उसने जो कहा वह भी पहले जैसा ही था, जब हमारे बॉस आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। फैटी जी अवाक रह गया। एक पल के लिए पूरे निजी कमरे का वातावरण कुछ हद तक घुटन भरा हो गया था। मालिक, निजी कमरे के दरवाजे के बाहर 100 फीस्ट रेस्टोरेंट की सुरक्षा कर्मचारियों की आवाज सुनाई दे रही थी। तांग शियू ने सिर हिलाया और जैसे ही वह निजी कमरे में दाखिल हुआ, उसने अंदर की स्थिति स्पष्ट रूप से देख ली। जब उसकी नजर तांग डोंग से मिली तो उसने तांग डोंग की आंखों में अविश्वास का भाव साफ देखा। मालिक, गू शियागसू खड़ी हुई और हल्के कदमों से तांग शियू की ओर चलते हुए उसे पुकारने लगी। तांग शियू ने सिर हिलाया, तांग डोंग की ओर कुछ कदम बढ़ाए, जो पहले ही उठ चुका था, और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अंकल डोंग, मैंने सुना है कि आप 100 फीस्ट रेस्टोरेंट आए थे और किसी से थोड़ी कहा सुनी भी हो गई थी। क्या हाल है? क्या विवाद सुलझ गया है? तांग डोंग आखिरकार अपने सदमे से उबर गया। उसने तांग शियू को ऊपर से नीचे तक कई बार गौर से देखा और फिर आश्चर्य से बोला, तांग शियू, तुम इस 100 फीस्ट रेस्टोरेंट के नए मालिक हो? तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब तो कोई नया मालिक नहीं है ना? कई महीने बीत चुके हैं। तांग डोंग 10 सेकंड से अधिक समय तक चुप रहा। उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। जैसे ही उसके चेहरे पर परमानंद की झलक दिखी, वह जोर से हंस पड़ा, वाह वाह वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 100 फीस्ट रेस्टोरेंट के लोग हमारे अपने होंगे। पहले तो मुझे लगा था कि इस बार मुझे हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन किसने सोचा था। क्या गजब का संयोग है। इस पल गाओ यानफेंग और फैटी जी के चेहरे कुछ गंभीर हो गए। उन दोनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 100 फीस्ट रेस्टोरेंट का नया मालिक तांग परिवार का सदस्य होगा। बड़ी मुसीबत। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर कड़वाहट के भाव झलक रहे थे। तांग शियू ने सिर हिलाया और गू शियागसू के पास जाकर बैठ गया। उसने बाकी लोगों को भी बैठने का इशारा किया, फिर गाओ यानफेंग और फैटी जी की ओर देखकर शांत स्वर में बोला, मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम तांग शियू है। मैं 100 फीस्ट रेस्टोरेंट का मालिक हूँ और तांग परिवार का सदस्य भी हूँ। आप दोनों को मैं कैसे संबोधित करूं? फैटी जी ने झट से कहा, मेरा उपनाम जी है, जी शियाओलोंग। आप मुझे फैटी जी कह सकते हैं। गाओ यानफेंग ने कठोरता से कहा। तांग शियू ने कहा, अब बताओ असल में स्थिति क्या है? तांग डोंग ने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, तांग शियू, तुम जानते हो कि हमारा हाइशिया विला हमेशा से अपतटीय खाई में खूंखार जानवरों का शिकार करता रहा है, लेकिन पिछले 2 महीनों में वहां आए एक छोटे भूकंप के कारण खूंखार जानवर पूरी तरह गायब हो गए हैं। हताशा में हमारे हाइशिया विला के लोगों के पास कुछ छोटे खूंखार जानवरों का शिकार करने के लिए दुष्ट ड्रैगन सागर में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। लेकिन ये बात गाओ यानफेंग को पता चल गई और उसने चालाकी से समुद्री मार्ग पर स्थित एक द्वीप खरीद लिया और फिर घोषणा की कि वह उस समुद्री मार्ग पर एक मत्स्य पालन फार्म स्थापित करेगा। वह हमारे हाइशिया विला के शिपिंग मार्ग को बंद करने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, उसने शर्तें भी रखी, ये कहते हुए कि वह हमें वह शिपिंग मार्ग दे सकता है, लेकिन वह मनमानी मांग कर रहा है, मानो हमसे जबरदस्ती वसूली कर रहा हो। और यह मोटा जी दिखावे के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, लेकिन असल में वह हमेशा से गाओ यानफेंग के प्रति पक्षपाती रहा है। तांग शियू ने क्रोधित तांग डोंग को देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने कहा, तो ये बस इतनी सी छोटी सी बात है। कोई बात नहीं, इसे सुझाने का काम मुझ पर छोड़ दो। तांग डोंग हिचकिचाया, आप इसे कैसे हल करेंगे? तांग शियू ने उसे आश्वस्त करने वाली नजर से देखा और गाओ यानफेंग की ओर मुड़कर कहा, गाओ यानफेंग, है ना? चूंकि तुम जानते हो कि मैं तांग परिवार का सदस्य हूँ, इसलिए तुम स्वाभाविक रूप से मेरे दुश्मन बन गए हो। खैर, मैं ये दुश्मन भी दयालु हृदय का हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, जिसका अर्थ है कि मैं तुम्हें एक साथ 2 रास्ते दिखा रहा हूँ। अब तुम चुन लो। पहला विकल्प, उस द्वीप को एक युआन में हाइशिया विला में स्थानांतरित करना। असंभव। गाओ यानफेंग तुरंत उछल पड़ा और जोर से चिल्लाया। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर आपके पास केवल दूसरा रास्ता चुनने का ही विकल्प है। गाओ यानफेंग ने अपने दिल में उठ रहे गुस्से को दबाते हुए गहरी आवाज में पूछा, दूसरा मार्ग क्या है? तांग शियू की आकृति पल भर में गाओ यानफेंग के सामने प्रकट हो गई। तलवार की एक चमक के साथ तांग शियू सोफे पर वापस बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, दूसरा रास्ता तुम्हारा वर्तमान भाग्य है। तुम्हें मैं यहीं मार डालूंगा और फिर तुम्हारे शराबखाने के सभी लोगों को मार डाला जाएगा और तुम्हारी सारी संपत्ति मैं ले लूंगा। आप गाओ यानफेंग ने अपना दाहिना हाथ उठाकर तांग शियू की ओर उंगली उठाई, जबकि उसका बायां हाथ बेताबी से उसकी गर्दन को पकड़े हुए था। जैसे ही उसके होंठों से तुम शब्द निकला, खून की तेज धार फूट पड़ी। तांग शियू मुस्कुराया, स्वर्ग जाने का रास्ता था, लेकिन तुमने उसे नहीं चुना। इसके बजाय तुमने नरक के द्वार तोड़ने पर जोर दिया, इसलिए मैं तुम्हें स्वयं विदा कर सकता हूँ। और हाँ, अगर तुम नरक पहुंच जाओ और नरक का राजा तुमसे पूछे कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, तो उसे याद दिलाना, मेरा नाम तांग शियू है। उसे पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं पहले ही कई लोगों को उसके पास भेज चुका हूँ। जब तक तांग शियू ने बोलना समाप्त किया, गाओ यानफेंग के दोनों हाथ उसकी गर्दन को पकड़े हुए थे और उसका शरीर सोफे से फिसलकर जमीन पर गिर गया और अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। तांग शियू ने गू जियाओसुए की ओर देखा। असाधारण बुद्धिमत्ता से संपन्न गू शियागसू ने तांग शियू का अर्थ तुरंत समझ लिया और आदरपूर्वक कहा, महागुरु, मैं अभी व्यवस्था कर दूंगी। मैं निश्चित रूप से गाओ यानफेंग की सेनाओं का सफाया कर दूंगी और उनकी संपत्ति पर जल्द से जल्द कब्जा कर लूंगी। तांग शियू ने कहा, संपत्ति पर कब्जा किया जाना है, लेकिन नरसंहार कम करो। अगर वे गाओ यानफेंग के सच्चे विश्वासपात्र नहीं हैं, तो उन्हें जाने दो। साथ ही 100 फीस्ट्स रेस्टोरेंट का वाइनरी के खिलाफ कार्रवाई करना थोड़ा अनौपचारिक है। 100 फीस्ट रेस्टोरेंट और हाइशिया विला के लोग मिलकर कार्रवाई करें और लाभ बराबर बांट लिया जाएगा। अंकल डोंग, क्या आपको कोई आपत्ति है? तांग शियू के तौर तरीकों को देखकर दम डोंग स्तब्ध रह गया।
हालांकि वह जानता था कि तांग शियू ने ग्वांगयान प्रांत में अंधाधुंध हत्याएं की थीं, जिससे याओ और सन परिवार तबाह हो गए थे, लेकिन उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। लेकिन अब पलक झपकाए बिना तांग शियू ने गाओ यानफेंग की हत्या कर दी, जिससे वह इतनी नफरत करता था। तांग शियू का ये निर्मम रूप उसे अंदर ही अंदर चौंका गया। कोई आपत्ति नहीं। इस समय तांग डोंग को भला आपत्ति कैसे हो सकती थी? वह इतना खुश था कि शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था। फिर तांग शियू ने फैटी जी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना था कि तुम किसी एक पक्ष का समर्थन कर रहे हो, क्या इसमें कोई सच्चाई है? फैटी जी तुरंत खड़े हो गए और तांग डोंग को झुककर प्रणाम करते हुए बोले, तांग डोंग, मुझसे पहले गलती हो गई थी। आखिर गाओ यानफेंग ने मुझे कुछ लाभ दिए थे और मुझसे उनके बारे में कुछ अच्छी बातें कहने को कहा था। मैं अब आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूं और माफी के तौर पर गाओ यानफेंग से मिले लाभों का 10 गुना आपको दूंगा। आपका क्या विचार है? अध्याय 405 पंखों वाले बाघ की तरह कहावत के अनुसार जब आप क्षमा कर सकते हैं तब क्षमा करना ही सबसे अच्छा है। जब तांग डोंग ने तांग शियू की ओर देखा तो उसने देखा कि तांग शियू ने उसे सिर हिलाकर सहमति दी, इसलिए उसने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप आज रात की घटनाओं के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। फैटी जी ने बार बार सिर हिलाया, उनके चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान थी और उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं बाहर एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। अगर कोई पूछे भी तो मैं ऐसा दिखावा करूंगा जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बैठो और बात करो। मैंने सुना है कि आप अयस्क के कारोबार में हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस प्रकार के अयस्कों का व्यापार करते हैं? फैटी जी ने कहा, मेरे अयस्क के कारोबार का अधिकांश हिस्सा चट्टानों के खनन और बिक्री से संबंधित है। बेशक, मैं अयस्कों को तराशता भी हूँ, मेरे पास अयस्क तराशने का कारखाना है। अन्य प्रकारों की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रकार है ना? तांग शियू ने पूछा, क्या आपको खनन करते समय कभी कीमती अयस्क नहीं मिलते? उदाहरण के लिए ऐसे अयस्क जो आजकल बाजार में ऊंची कीमत पर बिक रहे हों। यह फैटी जी हिचकिचाया। गू शियाक्सू और तांग डोंग ने तांग शियू और फैटी जी को अयस्कों के बारे में चर्चा करते देखा, इसलिए वे दोनों वाइन गार्डन की सफाई की व्यवस्था करने के लिए निजी कमरे से बाहर निकल गए। तांग शियू ने मानो उसके मन की बात भांप ली और शांत भाव से कहा, मुझे सब कुछ बताओ, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मुझे वाकई बड़ी मात्रा में कीमती अयस्क चाहिए। अगर मेरी रुचि है तो कीमत पर बातचीत हो सकती है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो अपनी शक्ति और प्रभाव के बल पर दूसरों को धमकाए। मैं दीर्घकालिक व्यापार करना पसंद करता हूं। फैटी जी को थोड़ी राहत मिली और उन्होंने कहा, मेरा एक व्यवसाय वास्तव में कीमती अयस्कों से संबंधित है। कुछ अयस्क हमें पहाड़ों की खुदाई से मिलते हैं और बाकी हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करते हैं। और हाँ, मेरे पास अभी घर पर कीमती अयस्क के कई टुकड़े हैं जो मैंने कुछ दिन पहले एक विशेष माध्यम से प्राप्त किए थे। अगर बॉस तांग उन्हें चाहते हैं तो मैं वे सभी आपको दे दूंगा। तांग शियू ने कहा, क्या आप किसी को इन्हें पहुंचाने के लिए भेज सकते हैं? वैसे भी मैंने आपके द्वारा बताए गए अयस्कों के प्रकार नहीं देखे हैं। अगर मुझे ये वाकई पसंद आए तो कीमत की चिंता मत कीजिएगा, मैं आपकी चीजें मुफ्त में नहीं लूंगा। फैटी जी के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया, कुछ निर्देश दिए और फिर फोन काट दिया। सब कुछ व्यवस्थित हो गया है, 1 घंटे के भीतर इनकी डिलीवरी हो जानी चाहिए। तांग शियू मुस्कुराया, अगर आपको वहां प्रचुर मात्रा में बहुमूल्य अयस्क मिलते हैं तो आपको उन्हें दूसरों को बेचने की जरूरत नहीं है, बस सब मुझे बेच दीजिए। मैं आपको कीमत में कोई नुकसान नहीं होने दूंगा और गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखूंगा। अब से हम साझेदार होंगे। साझेदार? फैटी जी की आंखें चमक उठी और उन्होंने प्रसन्नता भरे भाव से कहा, बहुत बढ़िया, अब से हम साझेदार हैं। अगर मुझे कोई कीमती अयस्क मिलता है तो मैं निश्चित रूप से सबसे पहले तुम्हें चुनने दूंगा। निजी कमरे में गाओ यानफेंग के शव को ठिकाने लगा दिया गया था और फर्श पर लगे खून के धब्बे साफ कर दिए गए थे। अगर हवा में खून की हल्की सी गंध न होती तो कोई यह अनुमान भी नहीं लगा पाता कि जिंगमिंग द्वीप का इतना शक्तिशाली व्यक्ति गाओ यानफेंग यहाँ मरा होगा। निजी कमरे के बाहर गाओ यानफेंग के अधीनस्थों को भी 100 फीस्ट स्वाइन हाउस के लोगों ने निपटा दिया था। गुरुजी, सब कुछ व्यवस्थित है। गू शियाक्सू और तांग डोंग निजी कमरे में लौट आए और बोले। तांग शियू मुस्कुराई, मुझे आप पर भरोसा है कि आप सब संभाल लेंगे। अंकल डोंग, कृपया बैठिए। तांग डोंग के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी। उनके मन में लंबे समय से चल रहा मामला आखिरकार सुलझ गया था, जिससे उन्हें बहुत राहत मिली। वे अपने भतीजे से बेहद संतुष्ट थे। पहले उन्हें समझ नहीं आता था कि इतनी कम उम्र में तांग शियू तांग यूनपेंग से भी अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता है। ग्वांगयान प्रांत में पहुंचने के कुछ ही दिनों के भीतर उसने वहां के याओ और सन परिवारों को भारी नुकसान पहुंचाया था। अब उन्हें समझ आ गया था, रहस्यमय और शक्तिशाली 100 फीस्ट स्वाइन हाउस के समर्थन से अगर वे शाही राजधानी में याओ परिवार से मुकाबला करना चाहें तो जरूरी नहीं कि वे हार ही जाएं। वास्तव में वह तो यहाँ तक सोचने लगा था कि लौटने पर बूढ़े को आज की सारी बातें बता दे और फिर परिवार के तीनों बड़े बुजुर्गों से इस बात पर चर्चा करवाए कि याओ परिवार के खिलाफ अब कोई कार्रवाई की जाए या नहीं। आखिर 100 फीस्ट स्वाइन हाउस के जुड़ने से तांग परिवार की ताकत और भी बढ़ जाएगी। याओ परिवार को नष्ट करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अंकल डोंग, मुझे उम्मीद है कि आप वापस जाकर आज रात की घटनाओं का जिक्र नहीं करेंगे। फिलहाल 100 फीस्ट स्वाइन हाउस के मालिक के रूप में मेरी पहचान गुप्त रखें। तांग शियू ने कहा। तांग डोंग अचंभित रह गया और उसने उलझन में पूछा, क्यों? तांग शियू ने शांत भाव से कहा, मुझे अभी भी बहुत जरूरी काम करने हैं। अगर आप ये बात फैला देंगे कि मैं 100 फीस्ट स्वाइन हाउस का मालिक हूँ तो बहुत मुमकिन है कि हमारे प्रतिद्वंद्वी परिवारों को पता चल जाएगा। फिर वे निश्चित रूप से 100 फीस्ट स्वाइन हाउस को निशाना बनाएंगे और आगे चलकर बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। मुझे समय चाहिए, कुछ मामलों को सुलझाने के लिए समय चाहिए। अगर मुझे कुछ और साल मिल जाएं तो एक याओ परिवार की बात छोड़िए, 10 या 8 याओ परिवारों को भी मैं आसानी से खत्म कर सकता हूँ। तांग डोंग का दिल कांप उठा। अब उसे समझ आ गया था कि तांग शियू ने 100 फीस्ट स्वाइन हाउस के मालिक के रूप में अपनी पहचान कभी क्यों नहीं बताई थी। यही वह कारण था जिसके बारे में वह चिंतित था। इसके अलावा उसकी बातों से तांग डोंग को गंभीरता का आभास हुआ और
वह समझ गया कि उसकी कोई बड़ी योजना होगी। तांग शियू, मैं तो वापस आकर तुम्हारे दूसरे चाचा को बताने वाला था, लेकिन तुमने मना किया है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। जब तक फैटी जी आज की घटनाओं के बारे में कुछ नहीं कहते, मैं गारंटी देता हूं कि यह बात किसी को नहीं पता चलेगी, तांग डोंग ने गंभीर भाव से कहा। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ गु शियाक्सू की ओर देखते हुए कहा, शियाक्सू, भविष्य में अगर हाइशिया विला की शिकार टीम फिर से दुष्ट ड्रैगन सागर में खूंखार जानवरों का शिकार करने जाए तो तुम हमारे 100 फीस्ट स्वाइन हाउस के कुछ विशेषज्ञों को भी साथ भेज देना। पहली बात तो ये है कि इससे हमारे सदस्यों को प्रशिक्षण मिलेगा और दूसरी बात, हमें हाइशिया विला से कुछ शुल्क भी मिल जाएगा। मुझे विश्वास है कि अंकल डोंग के उदार स्वभाव को देखते हुए प्रत्येक सदस्य को 1 लाख या 2 लाख रुपये की यात्रा के लिए देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। गुरुजी, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा, गु शियाक्सू ने सिर हिलाकर कहा। तांग डोंग की आंखें चमक उठी और उसने चिंता से पूछा, तांग शियू, तुमने जिन 100 फीस्ट स्वाइन हाउस के विशेषज्ञों का जिक्र किया है, वे कितने शक्तिशाली हैं? क्या वे हाइशिया विला की शिकार टीम के सदस्यों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं? गु शियाक्सू ने तांग डोंग के प्रश्न का उत्तर दिया। एक बार मेरी मुलाकात आपके हाइशिया विला के शिकार दल के सदस्यों से हुई थी और संयोगवश मैंने उन्हें निम्न स्तर के खूंखार जानवरों का शिकार करते हुए देखा था। 100 फीस्ट स्वाइन हाउस से भेजे गए हमारे लोग निम्न स्तर के खूंखार जानवरों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एक स्तर ऊंचे के भी उनमें से कुछ मिलकर उन्हें मार गिरा सकते हैं। तांग डोंग ने आश्चर्य से कहा, क्या वे सचमुच इतने शक्तिशाली हैं? बहुत खूब, तो फिर बात पक्की हो गई। 100 फीस्ट स्वाइन हाउस के हर उस सदस्य के लिए जो हमारी शिकार टीम के साथ ईविल ड्रैगन सी जाएगा, मैं एक यात्रा के लिए 2 लाख रुपये दूंगा। अगर वे किसी खास यात्रा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो मैं उन्हें बोनस भी दूंगा। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चाचा डोंग, मुझे और भी काम है, इसलिए मैं आपके साथ यहाँ नहीं रुकूंगी। जब वयस्क आ जाएं तो बस शियाक्सू को मुझे बुलाने के लिए कह देना। ठीक है, जाओ और काम में लग जाओ। तांग डोंग खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला। आज वह बेहद खुश था, पहले से कहीं ज्यादा खुश। तांग शियू की क्षमताएं जितनी बढ़ती गईं और उसके द्वारा उजागर किए गए तुरुप के पत्ते जितने खुलते गए, उसकी खुशी उतनी ही बढ़ती गई, क्योंकि तांग परिवार हालांकि देश में अभी भी प्रसिद्ध था, लेकिन गुप्त रूप से उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था और अनगिनत दुश्मन चारों ओर से उस पर नजर रख रहे थे। ये सर्वविदित है कि इन उथल पुथल भरे दिनों में कम सदस्यों के बावजूद पूरा तांग परिवार अत्यंत एकजुट था। सबके मन में यह विश्वास था कि एक की समृद्धि हो तो सबकी समृद्धि, एक का पतन हो तो सबका पतन। इसलिए यदि तांग शियू का उत्कृष्ट प्रदर्शन तांग परिवार को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिला सकता था, तो तांग शियू को परिवार के मुखिया के पद पर बिठाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को भी कोई तैयार था। कुछ मिनट बाद तांग शियू उत्कृष्ट पैगोडा में वापस लौटा और उसने गु यान एर को 7वीं मंजिल पर पालथी मारकर साधना करते देखा। वह भी पालथी मारकर जमीन पर बैठ गया और साधना करने लगा। मालिक, कुछ ही सेकंड बाद गु यान एर बर्फ की सतह से ऊपर उठी और तांग शियू के सामने आकर बैठ गई। उसने तांग शियू की नकल करते हुए पालथी मारकर वहीं बैठ गई। आप खेती क्यों नहीं कर रहे हैं? तांग शियू ने मुस्कुराते हुए पूछा। गु यान एर ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, यान एर, समय बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं गुरुजी के साथ जितनी देर आंखें खोलकर बिताऊंगी उतना ही मुझे फायदा होगा। अरे बाहर क्या हुआ? क्या सब कुछ सुलझ गया? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, बस एक छोटी सी बात थी, सब सुलझ गया तुरंत। तांग शियू ने तांग परिवार के सदस्य के रूप में अपनी पहचान और तांग डोंग तथा गाओ यानफेंग के बीच हुई घटनाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन किया और अंत में मुस्कुराते हुए कहा, आप यहाँ दशकों से हैं, इसलिए आपको इस देश की राष्ट्रीय परिस्थितियों की समझ होनी चाहिए। हालांकि कानून मौजूद हैं, वे केवल आम लोगों को ही नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा जब तक सब कुछ साफ सुथरा और व्यवस्थित तरीके से किया जाता है, बिना कोई सबूत छोड़े, अगर कोई गड़बड़ी पैदा करना भी चाहे तो उसे कोई बहाना नहीं मिलेगा। गु यान एर मुस्कुराए। गुरुजी, यदि आप नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकती हूँ। क्या हुआ? शिया के लोग हमेशा यही नहीं कहते, जो मेरा अनुसरण करते हैं वे समृद्ध होते हैं, जो मेरा विरोध करते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। तांग शियू मुस्कुराया, मैं जानता हूँ कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम एक ही वार में पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकते हो, तो फिर क्या नहीं कर सकते? लेकिन गुरुजी अपनी क्षमताओं के बल पर ही अपना काम करना चाहते हैं। अगर मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी बन जाऊं तो क्या? मेरे साथ वफादार और शक्तिशाली सहायकों का समूह होना बेहतर है। याद रखो, हमारा लक्ष्य अमरलोक में लौटना और बदला लेना है। हम गु यान एर की आंखों में मुस्कान आ गई और उसने कहा, गुरुजी जो कहते हैं वही होता है। यान एर हर बात में गुरुजी की बात मानेगी। तांग शियू ने हंसते हुए कहा, तुम छोटी बच्ची। गु यान एर ने झट से तांग शियू की कलाई पकड़ ली और असंतुष्ट होकर बोली, गुरुजी, मैं अब छोटी सुनहरे बालों वाली बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। हालांकि आपकी नज़र में मेरी उम्र बहुत कम लगती होगी, लेकिन कई लोगों की नज़र में मैं हजारों साल जी चुकी एक बूढ़ी राक्षसी हूँ। इसलिए कृपया मुझे अब छोटी बच्ची मत कहिए। तांग शियू मुस्कुराई, ठीक है ठीक है ठीक है, हमारी यान एर अब बड़ी हो गई है, नन्ही शैतान नहीं रही। यह सही है। गु यान एर ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और बेहद खुशी से मुस्कुराई। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, चलिए अब इस बारे में और बात नहीं करते, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। गु यान एर ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा, आप क्या पूछना चाहते हैं गुरुजी? जब तक यान एर को पता चलेगा मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। तांग शियू ने पूछा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने केवल शियाक्सू को ही अपना शिष्य क्यों बनाया, गुआंग और आन को क्यों नहीं? मैंने उन दोनों बच्चों को छुपकर देखा है और उनकी प्रतिभा वाकई असाधारण है। मुझे लगता है कि उनकी साधना शियाक्सू से कुछ कम नहीं है ना? अध्याय 406 अपरिचित मोटाजी गु यान एर की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसकी जगह एक गंभीर भाव आ गया। उसने कहा, गुरुजी, आप जानते हैं कि मैंने एक समय सम्राट तियांजी के साथ अध्ययन किया था। हालांकि उस समय मैंने एक छद्म नाम का इस्तेमाल किया था और क्योंकि आपने मुझे एक दिव्य मन का दिया था जो स्वर्गीय रहस्यों को छुपा सकता था, इसलिए सम्राट तियांजी भी भविष्यवाणी के माध्यम से मेरी असली पहचान नहीं जान पाए थे।
इसी प्रकार मैंने उन दोनों का अवलोकन करने के लिए दिव्य रहस्यों में झांकने की विधि का प्रयोग किया, लेकिन मैंने पाया कि मैं उनके पिछले जन्मों को नहीं देख सका, नहीं मैं उनके भविष्य के मार्ग को स्पष्ट रूप से देख सका। दिव्य रहस्यों में वे बस दो धुंधली आकृतियां थीं जो एक हल्के काले कोहरे में लिपटी हुई थीं। तांग शियू ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। वह भविष्यवाणी करने या स्वर्गीय रहस्यों को जानने में कुशल नहीं था। हालांकि कभी कभार उसे कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त होती थी और शायद वह स्वर्गीय रहस्यों से कुछ बातें समझ पाता था, लेकिन वे बहुत ही कम और भ्रामक होती थीं। याना, इससे क्या संकेत मिलता है? गु यान एर ने गंभीरता से कहा, सम्राट तियांजी से मिले अनुभव के आधार पर उनकी स्थिति दो ही हो सकती है। पहली यह कि किसी ने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए विशेष साधनों का इस्तेमाल किया है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने सम्राट तियांजी से हारने के दौरान किया था। दूसरी यह कि वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आत्मा या प्राण शक्ति गायब है। मनुष्य में 3 आत्माएं और 7 प्राण शक्तियां होती हैं, और यदि केवल एक आत्मा या प्राण शक्ति भी गायब हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य स्वर्ग के रहस्यों में विलीन हो जाता है। तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा, क्या जिन लोगों की आत्माएं या प्रेत विमुख हो गए हैं वे अच्छी तरह से रह सकते हैं, और क्या वे अमरता की कलाओं का अभ्यास कर सकते हैं? गु यान एर ने गंभीरता से कहा, हाँ, वे ऐसा कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की 3 आत्माओं और 7 आत्माओं का अपना अपना कार्य होता है, बस ये पता नहीं होता कि कौन सी आत्माएं अनुपस्थित हैं। मैंने लंबे समय से उनका गुप्त रूप से अवलोकन किया है और पाया है कि वे ऐसे लोग नहीं लगते जिनकी आत्माएं या आत्माएं अनुपस्थित हों। ओह, उनमें केवल एक बहुत ही असामान्य विशेषता है। तांग शियू ने पूछा, यह क्या है? गु यान एर ने कहा, खून। खून की उनकी प्यास बहुत प्रबल है, मानो वे नरसंहार करने वाली जाति में पैदा हुए हों। उनमें युद्ध कौशल की असाधारण प्रतिभा और हत्या के बेहद क्रूर तरीके होते हैं। इस लिहाज से वे कुछ हद तक असुर जाति से मिलते जुलते हैं। तांग शियू ने पूछा, उनकी वर्तमान साधना का स्तर क्या है? गु यान एर ने कहा, वास्तव में वे शियाओ जू से अधिक शक्तिशाली हैं और जल्द ही अमर शिशु अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। तांग शियू कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, लगता है वे अभी भी बाहर काम कर रहे हैं। गु यान एर ने कहा, हाँ, बिल्कुल सही। शियाओ जू ने मुझे बताया था कि वे दोनों विदेश में प्रशिक्षण ले रहे हैं। गुआंग को अब 1 दर्जन से अधिक देशों में राजकीय अतिथि का दर्जा प्राप्त है, और यहाँ तक कि इंग्लैंड की रानी ने उन्हें स्वयं नाइट की उपाधि से सम्मानित किया है। विदेशों में उनका रुतबा बहुत ऊंचा है, और हम कुछ लोगों के अलावा कोई नहीं जानता कि वे 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट से हैं। एन हमेशा से ही गुमनाम रही है। वह दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे संगठन की नंबर 1 हत्यारी है। शियाओ जू ने उन्हें वापस इसलिए बुलाया क्योंकि मैं हाल ही में जागृत होने वाली थी। तांग शियू ने कहा, एक बार जब वे दोनों अमर शिशु अवस्था में पहुंच जाएंगे तो उनकी शक्ति भयानक हो जाएगी। मुझे डर है कि जी मेई के हस्तक्षेप के बिना कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्हें विदेश में अपने मामलों को जल्दी निपटाने के लिए कहें, और फिर उन्हें उत्कृष्ट पैगोडा की पहली मंजिल पर साधना करने के लिए कहें। मुझे कुछ साल दीजिए और मैं उन्हें पछाड़ देने के लिए पर्याप्त रूप से आश्वस्त हो जाऊंगा। तब तक वे बस मेरे पीछे आ सकते हैं और अपने मामले संभाल सकते हैं। गु यान एर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, मैं जल्द ही इसका इंतजाम कर दूंगी। तांग शियू ने पूछा, तुमने उन्हें कैसे ढूंढा? गु यान एर ने कहा, माउंट एवरेस्ट। कोई इन 2 बच्चों को माउंट एवरेस्ट की सबसे खड़ी बर्फीली दीवार पर चढ़ाने ले जा रहा था। वे 6 लोग बेहद कुशल मार्शल आर्टिस्ट थे, जिनमें से प्रत्येक ग्रैंडमास्टर स्तर से ऊपर था और दाव के क्षेत्र को छू चुका था। और ये 2 बच्चे उन्हीं में से 2 की संतान थे। और तब तांग शियू ने पूछा। गु यान एर मुस्कुराई और बोली, मैंने अपनी कुछ ताकत का प्रदर्शन किया और उन्हें प्रभावित किया। फिर मैंने उन्हें एक बहुत ही बुनियादी साधना तकनीक सिखाई और उस दंपत्ति से कहा कि मैं इन दोनों बच्चों को शिष्य बनाना चाहती हूँ, और उनसे वादा किया कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उन्हें अपने रिश्तेदारों को पहचानने के लिए घर लौटने की अनुमति दी जाएगी। तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा, वे मान गए? गु यान एर ने सिर हिलाकर कहा, वे मान गए। और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें भी की, जैसे कि उनके बच्चों का कम उम्र में ही किसी अमर गुरु से मिलना एक बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने कृतज्ञता के कई शब्द भी कहे, लेकिन मेरी राय में उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण साधना तकनीक थी। तांग शियू ने सिर हिलाया, फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अमर साधना तकनीक, अमरता के मार्ग पर चलना। शायद अनगिनत लोगों का यही सपना होता है। मेरा अनुमान है कि जब ऐसी स्थिति आती है तो इस दुनिया के अधिकांश लोग अपना घर, नौकरी और यहाँ तक कि अपने जीवनसाथी और बच्चों को भी छोड़ देते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बाद में क्या हुआ? जब वे वयस्क हो गए तो क्या आपने उन्हें उनके माता पिता के बारे में बताया? गु यान एर ने सिर हिलाकर कहा, मैंने उन्हें बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके मन में उन माता पिता के लिए कोई भावना नहीं है और वे वापस नहीं जाना चाहते। तांग शियू ने मन ही मन आह भरी और कहा, देखते हैं, इंतजार करते हैं। भविष्य में जब मेरी शक्ति बढ़ेगी तो मैं उन दोनों को मनाने की कोशिश करूंगा। आखिरकार हर किसी का दिल मांस का बना होता है, चाहे वे कितने भी क्रूर और हत्यारे क्यों न हो। शायद उनके मन में अपने माता पिता के लिए थोड़ी सी उम्मीद तो बची ही होगी। बाद में मैं उनके दिल में दबी उस बुरी भावना को दूर करने में उनकी मदद करूंगा। गु शियाक्सु ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, आप वाकई पहले से कहीं अधिक प्रतिभा की सराहना करते हैं। तांग शियू मुस्कुराया और बोला, प्रतिभा का सम्मान करना सही है। भविष्य में यदि मेरे अधीन अनेक शक्तिशाली व्यक्ति हों तो अमरलोक पहुंचने पर भी मैं एक बार फिर खून खराबे का रास्ता बनाकर अमरलोक के सर्वोच्च सत्ता के सिंहासन पर आसीन हो सकता हूँ। मैं न केवल अपने शत्रुओं को स्वयं मारना चाहता हूँ, बल्कि अमरलोक के बंधनों को तोड़कर दिव्यलोक में भी प्रवेश करना चाहता हूँ। गु शियाक्सु ने कहा, गुरुजी, क्या मुझे उन दोनों को ही शिष्य बना लेना चाहिए? मुझे विश्वास नहीं है कि वे दोनों बच्चे, जो उस समय मुश्किल से 1 साल के थे, दुश्मन के गुप्त मोहरे होंगे। तांग शियू ने कहा, मैं तुम्हें यही सुझाव देने वाला था, इन्हें ले लो। चूंकि इनमें पहले से ही इतनी साधना और अत्यंत उच्च योग्यता है, इसलिए इन्हें शिष्य बनाने से ये तुम्हारे और करीब आ जाएंगे। गु यान एर मुस्कुराई और बोली, तो चलिए, मैं अभी उन्हें शिष्य के रूप में लेकर आती हूँ। तांग शियू ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और सिर हिलाते हुए कहा, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे थोड़ी देर बाद बाहर जाना है। उस मोटे जी ने कुछ कीमती अयस्क भेजे हैं, और अगर उनमें से कोई काम का होगा तो मैं उन्हें खरीद लूंगा।
जब मैं इस उत्कृष्ट मंदिर से निकलूंगा तो तुम उन्हें शिष्य के रूप में अपने साथ ले जाना। ठीक है, गु यान एर ने मुस्कुराते हुए कहा। लगभग 1 घंटे बाद गु शियाक्सु उत्कृष्ट पैगोडा में पहुंची और तांग शियू को सूचित किया कि अयस्क पहुंचा दिए गए हैं। तांग शियू के जाने के बाद उसने गु शियाक्सु को गुआंग और आन को उत्कृष्ट पैगोडा में लाने के लिए कहा। रेस्टोरेंट के निजी कमरे में फैटी जी ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में चमड़े का डिब्बा रगड़ा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो चीज असल में गाओ यानफेंग को तांग डोंग से पैसे ठगने में मदद करने के लिए बनाई गई थी, वह किस्मत के अजीब मोड़ से उसे तांग शियू तक ले जाएगी और 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट के साथ उसके रिश्ते को और गहरा कर देगी। अगर यह अतीत की बात होती तो वह सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता था। दूसरों को शायद 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट के आतंक का पता न हो, लेकिन उसे पता था। उसने एक बार दूर से 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट की मालकिन गु यान एर को सफेद पोशाक में हवा में उड़ते हुए और समुद्र पर खूबसूरती से नाचते हुए देखा था। उस समय उसे लगा मानो उसकी मुलाकात किसी अप्सरा से हो गई हो, लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय उसे नाव ढूंढने और जल्दी से वहां पहुंचने का समय भी नहीं मिला था कि गु यान एर की दिव्य आकृति उसकी आंखों से ओझल हो गई। बाद में उसने 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट के कई सदस्यों की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी और अंततः कुछ ऐसा पता लगाया जिसने उसे अंदर ही अंदर इतना चौंका दिया कि उसने आगे जांच करने के लिए किसी को भेजने की हिम्मत भी नहीं की। 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट के वे दिखने में साधारण से सुरक्षा गार्ड असल में विदेशों में कई देशों की यात्रा करते थे, और वे सुरक्षा गार्ड बेहद खूंखार लोग थे जिनके कई रूप थे और वे अनेक लड़ाइयों और युद्धों में भाग ले चुके थे। 7-8 साल पहले 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट के 2 सदस्य जो आमतौर पर सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते थे, उसके दरवाजे पर आए, उसकी गर्दन पर तेज धार वाले खंजर रखे और उसे चेतावनी दी कि वह फिर कभी 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट की जांच न करे। उस समय से उसने फिर कभी 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट के बारे में कुछ भी जानने की हिम्मत नहीं की, और जब भी उसे मौका मिलता वह अक्सर सद्भावना दिखाते हुए दोस्तों का मनोरंजन करने के लिए 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट जाता था। निजी कमरे में बैठे फैटी जी चमड़े के बक्से को रगड़ रहे थे। उनकी आंखों में धूर्तता की झलक थी और वे मन ही मन सोच रहे थे, किसी शासक का साथ देना किसी बाघ का साथ देने जैसा है। वह तांग शियू न केवल तांग परिवार का सदस्य है, बल्कि 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट का मालिक भी है, और साथ ही वह एक निर्दयी व्यक्ति है। इसलिए मैं उससे मनमानी कीमत नहीं मांग सकता। भले ही मुझे थोड़ा मुनाफा हो, मुझे उसे संतुष्ट भी करना होगा ताकि वह भविष्य में मेरा ख्याल रखे। फैटी जी, क्या सामान डिलीवर हो गया है? तांग शियू की आकृति निजी कमरे के दरवाजे पर दिखाई दी। फैटी जी मुस्कुराए और बोले, बॉस टैंग, सामान आ गया है। मैं इसे खोलकर आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको कुछ पसंद आए तो मैं आपको आधी कीमत पर बेच दूंगा, क्योंकि यह हमारा पहला सहयोग है। आगे से मैं कोई छूट नहीं दूंगा। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद। काले चमड़े का डिब्बा खोला गया, जिसमें अलग अलग रंगों और आकारों के 6 अयस्क दिखाई दिए। इनमें से एक अयस्क से हल्की सी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह भी निकल रहा था। स्पिरिट क्रिस्टल। तांग शियू का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। अयस्क को उठाकर कुछ देर जांचने के बाद उसने पुष्टि की, आध्यात्मिक क्रिस्टल साधकों और अमर साधकों के लिए लाभकारी होते हैं, लेकिन उसके लिए वे किसी काम के नहीं थे। इसके अलावा यद्यपि यह आध्यात्मिक क्रिस्टल आकार में छोटा नहीं था, अमरलोक के आध्यात्मिक क्रिस्टलों से लगभग 10 गुना बड़ा था, फिर भी इसकी गुणवत्ता बहुत घटिया थी, जो सबसे निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टलों में से एक थी। बॉस तांग, क्या आपको इस अयस्क में दिलचस्पी है? फैटी जी ने कुछ अजीब से लहजे में पूछा। यह अयस्क उनके मजदूरों ने खनन के दौरान खोजा था, और वहां काफी मात्रा में और भी अयस्क मौजूद था, जिसे उन्होंने इकट्ठा कर लिया था। हालांकि चूंकि यह अयस्क उन्हें हाल ही में मिला था, इसलिए उन्होंने अभी तक किसी विशेषज्ञ से इसकी पहचान नहीं करवाई थी। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, ये अयस्क अच्छा है, छूने में बहुत अच्छा लगता है, और इसका वजन वास्तव में अन्य प्रकार के अयस्कों की तुलना में कई गुना हल्का है। अपनी कीमत बताओ, मुझे ये अयस्क चाहिए। ये फैटी जी थोड़ा परेशान था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि यह किस तरह का अयस्क है, तो वह इसकी कीमत कैसे तय कर सकता था। तांग शियू मुस्कुराया और बोला, बस अपनी कीमत बता दो। मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। फैटी जी ने अपना दिल कठोर किया और दांत पीसते हुए कहा, बॉस तांग, चूंकि आपको ये पसंद है तो मैं आपको यह अयस्क दे देता हूँ। भविष्य में इसे आपको दोबारा बेचने के लिए मैं इस आकार के अयस्क के लिए 100,000 रुपये लूंगा। कैसा रहेगा? 1 लाख। क्या इस मोटे जी ने सचमुच एक पवित्र क्रिस्टल को 100,000 में बेच दिया? उसे इसकी कीमत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अध्याय 407 गहरी नींद में सो जाना। तांग शियू ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। फैटी जी के चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन देखकर वह समझ गया कि फैटी जी ने उसे गलत समझा है। वह हंसते हुए बोला, गलत मत समझिए, मैं तो बस यही कह रहा था कि आप अच्छे इंसान हैं और आपकी कीमत बहुत वाजिब है। अब से आपके पास ये अयस्क चाहे जितने भी हों, मैं उन्हें खरीदने को तैयार हूँ। हर एक की कीमत 10,000 युआन होगी, जैसा आपने कहा था। वास्तव में फैटी जी की आंखें चमक उठीं और उन्होंने झट से पूछा। तांग शियू ने कहा, सच में? हालांकि मुझे नहीं पता कि यह कौन सा अयस्क है, लेकिन मुझे तरह तरह के अनोखे अयस्क इकट्ठा करने में बहुत दिलचस्पी है। इसके अलावा मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। 1 लाख तो दूर की बात है, 1 अरब भी मेरे लिए जेब खर्च जैसा है। इसलिए अब से आपके पास जितना भी पैसा होगा मैं सब ले लूंगा। तांग शियू की बातों से फैटी जी दंगम हो गया। 1 अरब रुपये को जेब खर्च कहना, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसा कह सकते हैं। हालांकि उसे इसमें एक सुनहरा अवसर भी नजर आया। वह जानता था कि उसके हाल ही में खोले गए खनन क्षेत्र से पहले ही सैकड़ों अयस्क निकल चुके हैं। अगर वह उन सभी को तांग शियू को बेच दे, मैं अमीर हूँ, मैं अब अमीर हूँ। फैटी जी ने उत्साह से कहा, बॉस तांग, कृपया इन 5 अन्य अयस्कों पर एक नजर डालें। क्या इनमें से कोई आपको रुचिकर लगता है? तांग शियू ने उनका निरीक्षण किया और पाया कि उनमें से 4 का उपयोग कलाकृतियों को परिष्कृत करने या औषधीय जड़ी बूटियों और भयंकर जानवरों की हड्डियों में मिलाकर अमृत बनाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए उसने उन 4 अयस्कों को उठाया और कहा, मैं ये 4 ले लूंगा, बस मुझे कुल कीमत बता दीजिए। फैटी जी बेहद खुश हो गया। उसने मन ही मन हिसाब लगाकर कहा, मैंने इन 4 अयस्कों को विशेष माध्यमों से कुल 13.5 मिलियन में खरीदा था। अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं बॉस तांग, तो मैं इन्हें आपको 15 मिलियन में बेच
दूंगा 150,000 का अंतर, ज्यादा नहीं। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मुझे अपना बैंक खाता बता दे दो, मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। फैटी जी की खुशी और भी बढ़ गई। उन्हें तांग शियू से इतनी सीधी बात की उम्मीद नहीं थी। तांग शियू को अपना खाता नंबर देने के तुरंत बाद उन्हें 1.6 मिलियन मिल गए। बॉस टैंग, आपने मुझे 1 लाख अतिरिक्त क्यों दिए? तांग शियू ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा, और मैं बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। वह एक अयस्क 10,000 का था और मैंने वह सब तुम्हारे लिए जोड़ दिया। फैटी जी को तांग शियू के कार्यों के प्रति प्रशंसा का भाव आया। उसने दांत पीसते हुए जल्दी से कहा, बॉस तांग, मेरे पास अभी भी इस अयस्क के कई 100 टुकड़े बचे हैं। आपको ये कब चाहिए? तांग शियू आश्चर्यचकित होकर बोली, तुम्हारे पास अभी भी इतने सारे हैं? जी हाँ, ये अभी हाल ही में मेरे खनन क्षेत्र से निकाले गए हैं। अगर हम कुछ और दिन इंतजार करें तो मुझे लगता है कि हम और भी ज्यादा निकाल सकते हैं। फैटी जी ने फायदे और नुकसान का आकलन करने के बाद इसे बताने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि तांग शियू सचमुच अपनी बात पर खरा उतरता है या नहीं, क्या वह ईमानदार है और क्या वह सचमुच उसके साथ सहयोग करना चाहता है। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, जाओ, इन्हें ले आओ। जब तुम इन्हें सब ले आओ तो इन्हें गू शियाक्सुए को सौंप देना। वह खुद इनकी गिनती करके तुम्हें भुगतान कर देगी, लेकिन अगली बार अयस्क खरीदने से पहले हमें एक समझौता करना होगा, नहीं तो मैं तुमसे कीमती अयस्क नहीं खरीदूंगी। फैटी जी ने तुरंत पूछा, क्या समझौता? तांग शियू हंसते हुए बोला, जिस तरह का अयस्क तुम मुझे बेचते हो उसे तुम भविष्य में ही मुझे बेच सकते हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास मौजूद ये अनोखे अयस्क अचानक हर जगह मिलने लगें। कमी से ही चीजों की कीमत बढ़ती है, समझे ना? मैं समझता हूँ। फैटी जी तांग शियू की हालत देखकर बेहद खुश हुआ। महाराज, यह अयस्क बहुत ही विचित्र है। गू शियाक्सु एक तरफ खड़ी होकर देख रही थी। फैटी जी के जाने के बाद उसने आखिरकार बोलना शुरू किया। तांग शियू ने लापरवाही से उसे उसकी ओर फेंका और हंसते हुए कहा, तुम लोग भाग्यशाली हो। इसे स्पिरिट क्रिस्टल कहते हैं। इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित है और जो साधक इससे आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं उनकी साधना की गति तेज हो जाती है। किसी को भेजकर फैटी जी के खनन क्षेत्र का पता लगाओ और उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखो। याद रखना, अगर वह और उसके कर्मचारी अपने द्वारा निकाले गए सभी स्पिरिट क्रिस्टल हमें बेच देते हैं तो उसे हमारे लिए काम करते रहने दो और हम उसे भुगतान करेंगे। अगर उसने कोई कुटिल विचार किया तो एक भी स्पिरिट क्रिस्टल लीक हुआ तो उसे तुरंत मार डालो और फिर अपने आदमियों के साथ उस खनन क्षेत्र पर कब्जा कर लो। हाँ। गू शियाक्सु के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी के भाव थे। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि स्पिरिट क्रिस्टल क्या होते हैं। उसने अपने गुरु गुयान, एर और ओलजी चिमेई से इनके बारे में अनगिनत बार सुना था। अमर दुनिया किंवदंती के अनुसार आत्मा क्रिस्टल और अमर क्रिस्टल होते हैं और प्रत्येक प्रकार के आत्मा क्रिस्टल और अमर क्रिस्टल को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वह अपने हाथ में मौजूद आत्मा क्रिस्टल से खेल रही थी और उत्सुकता से बोली, गुरुजी, यह आत्मा क्रिस्टल किस श्रेणी का है? तांग शियू ने हंसते हुए कहा, सबसे घटिया गुणवत्ता वाला। गू शियाक्सु के चेहरे पर तुरंत निराशा के भाव झलकने लगे। तांग शियू मुस्कुराया, निराश मत हो। सबसे कम गुणवत्ता वाला स्पिरिट क्रिस्टल भी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए अच्छा है जिन्होंने अभी तक अमर शिशु अवस्था भी प्राप्त नहीं की है। वैसे भी ये स्पिरिट क्रिस्टल न होने से तो बेहतर ही है ना? मेरा अनुमान है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 100 स्पिरिट क्रिस्टल की ही जरूरत पड़ेगी। इनसे आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद तुम आसानी से स्वर्ण कोर अवस्था के महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंच सकते हो और अमर शिशु अवस्था में प्रवेश करना असंभव नहीं है। वास्तव में? गू शियाक्सु ने आश्चर्य और खुशी के साथ तुरंत पूछा। तांग शियू हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई चाल चल रहा हूँ? ठीक है, जाओ और काम में लग जाओ। फैटी जी और उसके खनन क्षेत्र पर नजर रखने के लिए किसी को भेजना मत भूलना। कोई बात नहीं। गुयान एर ने हाथ बढ़ाकर स्पिरिट क्रिस्टल को तांग शियू को लौटा दिया और फिर खुशी भरे चेहरे के साथ बाहर भाग गई। कुछ मिनट बाद तांग शियू उत्कृष्ट पैगोडा में लौट आए। जैसे ही उन्होंने पहली मंजिल के दरवाजे से प्रवेश किया, अंदर खड़े गुआंग और आन ने बड़ी मुश्किल से अपनी खुशी छिपाते हुए तांग शियू के सामने घुटने टेक दिए और कहा, प्रभु को प्रणाम गुरुजी। तांग शियू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम दोनों तरक्की करो। चुनकी यान एर ने तुम्हें शिष्य के रूप में चुना है, इससे साबित होता है कि तुमने उसे बहुत संतुष्ट किया है। हालांकि घमंडी या आत्मसंतुष्ट मत बनो। भविष्य में तुम्हें लगन से साधना करनी होगी और हमें निराश नहीं करना होगा। हाँ। गुआंग और एन ने एक स्वर में कहा। तांग शियू ने हाथ हिलाकर उन दोनों को जाने का इशारा किया। उनकी नजर जी चिमेई पर पड़ी और उन्होंने कहा, मैंने फैसला किया है कि 100 फीस्ट रेस्टोरेंट के सभी मुख्य सदस्य काफी कुशल हैं। आप उन्हें साधना तकनीक सिखा सकते हैं। उन्हें केवल स्वर्ण कोर स्तर से नीचे के स्तर की तकनीकें ही सिखाएं। जब उनकी साधना स्वर्ण कोर स्तर तक पहुंच जाए तब उन्हें बाद की तकनीकें सिखाने पर विचार करें। जी चिमेई हिचकिचाई, आदरणीय गुरुजी ने भी इस मुद्दे पर विचार किया था, लेकिन अंततः उन्होंने हार मान ली। वास्तव में साधना तकनीक सिखाना मुश्किल नहीं है, मुख्य समस्या साधना संसाधनों की कमी है। यदि लोगों की संख्या कम हो तो मैं विभिन्न माध्यमों से कुछ बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त कर सकती हूं और उनसे औषधियों का एक समूह तैयार कर सकती हूं। लेकिन यदि लोगों की संख्या बहुत अधिक हो तो शायद मैं भी इसे संभाल न पाऊं। तांग शियू ने हंसते हुए कहा, दरअसल मैं तुम्हें एक तरीका सिखा सकता हूं। जी चिमेई ने पूछा, कौन सा तरीका? तांग शियू ने कहा, एक पुरस्कार प्रणाली। आप एक विस्तृत पुरस्कार चार्ट बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, जो भी व्यक्ति बाहर से किस प्रकार की बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियां लाता है और कितनी मात्रा में लाता है, उसे मानक के अनुसार औषधियां देकर पुरस्कृत किया जाए। इस मानक को ऊंचा रखें और मुझे विश्वास है कि इससे सभी को न केवल प्रेरणा और लक्ष्य मिलेंगे बल्कि साधना के संसाधन भी प्राप्त होंगे। जहां तक औषधियों के निर्माण की बात है, यदि मुझे भविष्य में समय मिला तो मैं भी औषधियों का एक बैच बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको मुझे औषधीय जड़ी बूटियां उपलब्ध करानी होंगी। जी चिमेई का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने उत्साह से कहा, मैं आदरपूर्वक पूज्य गुरु की शिक्षाओं का पालन करूंगी और जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। तांग शियू ने हंसते हुए कहा, मैं आपको एक अच्छी खबर भी दूंगी। मुझे अभी पता चला है कि पृथ्वी पर भी स्पिरिट क्रिस्टल मौजूद हैं।
यह मामला पहले ही शियाक्सु को सौंप दिया गया है, वह आपको इसके बारे में विस्तार से बताएगी। स्पिरिट क्रिस्टल्स। जी चिमेई अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, बॉस, अगर हमारे पास स्पिरिट क्रिस्टल हैं तो न केवल मेरे घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, बल्कि मैं उनका उपयोग करके 9 हेवंस आइस एरे भी स्थापित कर सकती हूँ। एक बार 9 हेवंस आइस एरे स्थापित हो जाने पर यह मास्टर के शरीर के भीतर टाइम ड्रीम डेमन द्वारा पहुंचाए गए घावों को दबा सकता है, जिससे मास्टर अधिक समय तक टिके रह सकते हैं। तांग शियू की आंखें चमक उठीं और उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं। जब स्पिरिट क्रिस्टल की खेप आए तो उन्हें पहले इकट्ठा कर लें। जब आपके पास 9 हेवंस आइस एरे स्थापित करने के लिए पर्याप्त क्रिस्टल हो जाएं, तो तुरंत एरे स्थापित करना शुरू कर दें। फिर हम प्रतिभाओं को निखारने के लिए संसाधनों के रूप में उनका उपयोग करने के बारे में बात कर सकते हैं। हाँ, जी चिमेई ने मुट्ठी बांधते हुए कहा। तांग शियू 7वीं मंजिल पर पहुंचा और उसने देखा कि गुयान एर मुस्कुराते हुए उसे देख रही है। तांग शियू ने तुरंत अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, तुम किस अच्छी बात के बारे में सोच रही हो, इतनी खुशी से मुस्कुरा रही हो। गुयान एर ने कहा, गुरुजी, आप मेरे लिए अब भी सर्वश्रेष्ठ हैं। मैंने अभी अभी ओल्ड जी के साथ आपकी बातचीत सुनी और मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि स्पिरिट क्रिस्टल वास्तव में पृथ्वी पर मौजूद होंगे। तांग शियू चलकर उसके पास आया, अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, उसे अपने सीने से टिकाया और धीरे से बोला, पृथ्वी पर बहुत सी चीजें मौजूद हैं और मैं अब तक कई बार उनसे हैरान हो चुका हूँ। मेरे स्पेस रिंग में अभी भी एक सेंट ड्रैगन फ्रूट है। तुम्हें सेंट ड्रैगन फ्रूट की कीमत पता होनी चाहिए। इसके अलावा मुझे लगता है कि मुझे डेमन बुद्धा सोल रिटर्निंग ग्रास के बारे में भी सुराग मिले हैं। मैंने मूल रूप से डेविल सिटी वापस जाकर डेमन बुद्धा सोल रिटर्निंग ग्रास का पता लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन जब मुझे तुम्हारे जागने की खबर मिली तो मैंने तुरंत अपना इरादा बदल दिया और सबसे पहले तुमसे मिलने आया। संत ड्रैगनफॉल, दानव बुद्ध आत्मा वापसी घास। गुयान एर के खूबसूरत चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। ये तो सबको पता ही होगा कि अमरलोक में भी ये चीजें अनगिनत अमरों के लिए अनमोल खजाने थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी चीजें धरती पर मिलेंगी। अगले 2 दिनों के लिए तांग शियू उत्कृष्ट पैगोडा में रुका रहा। गुयान एर से बातें करता रहा और उसे तरह तरह की कहानियां सुनाता रहा। संक्षेप में इन 2 दिनों में उसके कान गुयान एर की हंसमुख हंसी से गूंजते रहे। गुरुजी, यान एर अब और सहन नहीं कर सकती। उत्कृष्ट पैगोडा की 7वीं मंजिल पर गुयान एर के होंठ हिले, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आवाज बहुत ही धीमी थी। तांग शियू ने उसे प्यार से गले लगाया और दुखी मन से कहा, अच्छी बच्ची यान अगर तुम हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो तो खुद पर जोर मत डालो। मैं तुम्हारा गुरु अक्सर तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे जागते ही तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। साथ ही मैं तुम्हारे शरीर की चोटों को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। अपने गुरु पर भरोसा रखो, तुम्हारा गुरु अपना वचन निभाता है। हम गुयान एर की धुंधली आंखें अचानक चमक उठीं और उसका मनोबल काफी बढ़ गया। उसका कोमल शरीर अचानक तांग शियू के आलिंगन से उठ बैठा और उसके पीले होंठ सीधे तांग शियू के होंठों से जा टकराए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, तीसरे ही पल तांग शियू आखिरकार सदमे से जागा। जैसे ही वह गुयान एर को दूर धकेलने वाला था, गुयान एर की आंखें बंद हो चुकी थीं। उसकी आंखों के कोनों से 2 साफ आंसू बह निकले और फिर वह धीरे से तांग शियू की बाहों में गिर पड़ी। अध्याय 408 चलो सब दिखावा करें। पृथ्वी पर लौटने पर तांग शियू के व्यक्तित्व में सूक्ष्म परिवर्तन आया। पहले का उनका एकांत प्रिय और तपस्वी स्वभाव अब शायद ही कभी दिखाई देता था। उसके स्थान पर एक ऐसा व्यक्तित्व विकसित हो गया जो मानवीय जीवन के करीब था, भावनाओं और इच्छाओं से परिपूर्ण था और निरंतर प्रभावित होता रहता था। इस समय तांग शियू ने अपनी बाहों में बेहोश पड़े अपने शिष्य को देखा। हालांकि उसने स्वयं को तैयार कर लिया था, फिर भी उसके हृदय में दुख की लहर दौड़ गई। परिणामस्वरूप यिन दानवजू वुशों के प्रति उसकी घृणा और भी तीव्र हो गई। तांग शियू ने धीरे से गुयान एर को उठाया और उसे अस्पताल के बिस्तर पर लिटा दिया। बेहोशी की हालत में भी उसके चेहरे पर शिकन देखकर मानो वह असहनीय पीड़ा सह रही हो, तांग शियू ने बुदबुदाते हुए कहा, यान एर, तुम्हारे गुरु तुम्हें जरूर ठीक कर देंगे। मैं यिन दानव जू वुशों को हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक दयनीय विलाप में तड़पने पर मजबूर कर दूंगा। उत्कृष्ट पैगोडा की ठंडी 7वीं मंजिल पर तांग शियू गुयान एर के बगल में पालथी मारकर बैठी थी और लंबे समय तक चुपचाप उसके सुंदर चेहरे को निहारती रही। अंततः जैसे ही सूर्य अस्त होकर उदय हुआ और एक नए दिन का उदय हुआ, वह ऊपर उठा और दृढ़ता से 7वीं मंजिल से नीचे उतर गया। जब वह उत्कृष्ट पैगोडा की पहली मंजिल पर पहुंचा तो उसने जी चिमेई को केंद्रीय प्रार्थना चटाई पर पालथी मारकर चुपचाप साधना करते देखा। उससे निकलने वाली अमर ऊर्जा का प्रवाह अत्यंत प्रबल था। आदरणीय सम्राट, तांग शियू के नीचे उतरने का आभास होते ही जी चिमेई की आंखों में दुख की एक झलक दिखाई दी और वह आदरपूर्वक खड़ी होकर बोली। तांग शियू का चेहरा भावहीन था। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, जी चिमेई, यान की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई है। तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगली बार जब वह जागृत होगी तो मैं उसे अमरलोक की सर्वोच्च स्तरीय साधना तकनीकों के साथ साथ एक दिव्य युद्ध कला भी सिखाऊंगा। हाँ, जी चिमेई ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। तांग शियू ने उत्कृष्ट पैगोडा छोड़ दिया और 100 दावतों वाले रेस्तरां में रुकने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने किसी से उन्हें हवाई अड्डे तक छोड़ने के लिए कहा, जहां से वे मोदू जाने वाले एक यात्री विमान में सवार हो गए। जब तक वह मोदू पहुंचा, दोपहर हो चुकी थी। दफन के हीरे के मामले में व्यस्त होने के कारण तांग शियू ने तुरंत एक टैक्सी लेकर ग्लोरी ऑक्शन हाउस के लिए प्रस्थान किया। यह एक भव्य इमारत थी, लगभग 30 से 40 मंजिल ऊंची। जब तांग शियू लौटा तो उसने अपने फोन पर ग्लोरी ऑक्शन हाउस के बारे में जानकारी देखी और पाया कि महाप्रबंधक हो किंगमिन के अलावा पर्दे के पीछे के शक्तिशाली बॉस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नमस्कार महोदय, प्रवेश के लिए आपको अपना कर्मचारी कार्ड दिखाना और स्वाइप करना होगा। यदि आप हमारे नीलामी घर के कर्मचारी नहीं हैं तो कृपया बगल वाले गलियारे से प्रवेश करें। वहां पंजीकरण डेस्क है। मेट्रो स्टेशन पर कार्ड रीडर की तरह सभी 6 प्रवेश द्वार सील बंद थे। उनके बगल में नीले रंग के सूट में कर्मचारी बैज पहने एक महिला बोल रही थी। तांग शियू ने उसकी ओर एक नजर डाली और उसके निर्देशों का पालन करते हुए बगल के गलियारे से अंदर प्रवेश किया। नमस्कार महोदय, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप हमारे ग्लोरी ऑक्शन हाउस में क्यों आए हैं?
पंजीकरण डेस्क पर 2 महिला कर्मचारी बैठी थीं, जिनमें से एक ने पेशेवर मुस्कान के साथ पूछा। तांग शियू ने कहा, मैं हो किंगमिन को देखना चाहता हूँ। क्या? दोनों महिला कर्मचारी स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव दिखाई दिया। तांग शियू ने दोहराया, मैं हो किंगमिन से मिलना चाहता हूँ। कृपया मुझे उसे सूचित करने में मदद करें। कर्मचारियों में से एक ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, नमस्कार महोदय। हमारे महाप्रबंधक से मिलने के लिए आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेना होगा। साथ ही आपको बस यहाँ पंजीकरण कराना होगा और फिर अंदर लॉबी मैनेजर से मिलना होगा। वे आपकी मदद कर पाएंगे या नहीं, ये हमें नहीं पता। पंजीकरण करवाना। तांग शियू ने पंजीकरण पुस्तिका उठाई, अपना नाम और संपर्क जानकारी लिखी और फिर पहली मंजिल पर स्थित लॉबी में चले गए। लॉबी के अंदर मेज कुर्सियों की एक कतार थी, जहां 2 अधेड़ उम्र के पुरुष और महिला बैठे थे। माफ कीजिए, लॉबी मैनेजर कौन है? तांग शियू ने उन दोनों की ओर देखा और पूछा। अधेड़ उम्र की महिला खड़ी हुई, सिर हिलाया और मुस्कुराई, हाँ मैं ही हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कौन हैं? तांग शियू ने कहा, मेरा उपनाम तांग शियू है। मैं आपके ग्लोरी ऑक्शन हाउस में आपके नीलामी के महाप्रबंधक हो किंगमिन से मिलने आया हूँ। यदि सुविधा हो तो कृपया उन्हें सूचित कर दें। लॉबी मैनेजर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, श्रीमान टैंग, हमारे महाप्रबंधक इस समय आगंतुकों से नहीं मिल रहे हैं। क्या आप कृपया अपनी संपर्क जानकारी और पहचान पत्र छोड़ सकते हैं? हमारे महाप्रबंधक के खाली होते ही मैं आपकी जानकारी आगे भेज दूंगा। तांग शियू ने भौहें चढ़ाकर कहा, इतनी परेशानी? लॉबी मैनेजर ने कहा, श्रीमान टैंग, ये हमारे ग्लोरी ऑक्शन हाउस के नियम हैं। नियम? तांग शियू कुछ देर चुप रही, फिर उसने ची नान के मोबाइल नंबर पर डायल किया और कहा, ग्लोरी ऑक्शन हाउस के महाप्रबंधक हो किंगमिन की संपर्क जानकारी ढूंढने में मेरी मदद करें। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। बॉस, मुझे मिल गया। फोन से ची नान की आवाज आई। तांग शियू ने थोड़ा आश्चर्य जताते हुए पूछा, क्या आप हो किंगमिन को जानते हैं? ची नान मुस्कुराई, आप कह सकते हैं कि हमारी कुछ जान पहचान है। उसने एक बार जिंगमिन द्वीप स्थित हमारे 100 फीस्ट रेस्टोरेंट के 1000 मैकेनिज्म एरे को भेदने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह असफल रहा। बाद में वह मोदू में स्थित हमारे 100 फीस्ट रेस्टोरेंट की शाखा में कई बार खाने आया, इसलिए मैं उसे जानती हूँ और मेरे पास उसकी निजी संपर्क जानकारी है। तांग शियू ने कहा, यह बिल्कुल सही है। अब ग्लोरी ऑक्शन हाउस आइए, मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। हाँ, ची नान सहमत हो गई और उसने जल्दी से फोन काट दिया। लंबी मेज के अंदर बैठी लॉबी मैनेजर ने तांग शियू को अजीब भाव से देखा। हालांकि उसे नहीं पता था कि तांग शियू किसे फोन कर रहा है, लेकिन उनकी बातचीत के आधार पर ऐसा लग रहा था कि वह महाप्रबंधक हो किंगमिन से संपर्क कर सकता है। श्रीमान टैंग, क्या मैं आपसे ये पूछने की हिम्मत कर सकता हूँ कि आपका पेशा क्या है? लॉबी मैनेजर ने एक पल सोचा, फिर धीरे से पूछा। तांग शियू ने कहा, मैं एक छात्र हूँ, एक विद्यार्थी। लॉबी मैनेजर ने दबे स्वर में व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। तांग शियू ने पास की एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए उदासीनता से पूछा, क्या मैं यहाँ बैठकर किसी दोस्त का इंतजार कर सकती हूँ? लॉबी मैनेजर ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, कृपया बैठ जाइए। तांग शियू के बैठने के बाद वह चुपचाप इंतजार करने लगा। समय बिताने के लिए उसने अपने यात्रा बैग से अर्थशास्त्र की एक किताब निकाली और उसे चुपचाप पढ़ने लगा। 20 मिनट से भी अधिक समय बाद, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, बहुत बढ़िया नौजवान, इतनी कम उम्र में तुम इस तरह की किताब पढ़ रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम अंग्रेजी संस्करण पढ़ रहे हो, क्या तुम्हें समझ आ रहा है? तांग शियू के बगल में एक आवाज आई, जिससे वह पढ़ाई में डूबा हुआ था, अचानक चौंक गया। तांग शियू ने ऊपर देखा, लंबे शांत दिखने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर एक नजर डाली, फिर अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी निगाहें किताब की सामग्री पर टिकी थीं और उसने उदासीनता से कहा, कोई बात नहीं। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने तांग शियू की प्रतिक्रिया देखी और तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, अर्थशास्त्र के सिद्धांत 2003 में चाइना मशीन प्रेस द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है, जिसके लेखक एन ग्रेगरी मैनकिव हैं। यह अर्थशास्त्र की एक अपेक्षाकृत बुनियादी पाठ्य पुस्तक है। वर्तमान में मैनकिव, सोरोस, वेरियन और अन्य लेखकों की पुस्तकें अधिक प्रचलित हैं, जिनके चीनी और अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हैं। वास्तव में हमारे हुआशिया साम्राज्य के कई व्यवसायी पश्चिमी अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय परिस्थितियों के लिए अधिक उपयुक्त है और विषय वस्तु भी काफी हद तक समान है। तांग शियू ने अपने हाथ में रखी किताब को फिर से नीचे रख दिया, अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा और कहा, क्या आप अपनी सांस्कृतिक स्तर का प्रदर्शन कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। अधेड़ उम्र का आदमी अवाक होकर हंस पड़ा। युवक, गुस्सा मत हो। बताओ, तुम क्या सवाल पूछना चाहते हो? अगर अर्थशास्त्र से संबंधित है तो मैं 1-2 सवालों के जवाब दे सकता हूँ। अगर व्यापार से संबंधित है तो शायद मुझे और भी ज्यादा पता हो। तांग शियू ने उदासीनता से कहा, तो फिर आप ही मुझे जवाब दीजिए। आने वाले कुछ वर्षों में घरेलू व्यापार जगत में कौन सी समूह कंपनी अप्रत्याशित रूप से उभर कर सामने आएगी? यह अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति कुछ अवाक रह गया। हालांकि वह दशकों से व्यापार जगत में थे और अब उनके पास विशाल संपत्ति और कई प्रकार की समूह कंपनियां थीं, फिर भी वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते थे कि आने वाले कुछ वर्षों में कौन सी समूह कंपनी व्यापार जगत में अप्रत्याशित रूप से सफल साबित होगी। तांग शियू ने 10 सेकंड से अधिक प्रतीक्षा की और जब उसने देखा कि वह उत्तर नहीं दे सकता तो उसने उदासीनता से कहा, जब तुम मेरे प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे सकते तो मेरी पढ़ाई में खलल मत डालो। तुम अच्छे कपड़े पहने हो और साधारण व्यक्ति नहीं लगते। क्या तुम्हें नहीं पता कि बिना अपना परिचय दिए किसी को असभ्य तरीके से परेशान करना बहुत ही अभद्र व्यवहार है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अवाक होकर हंसते हुए कहा, मेरी बदतमीजी के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं यांग जेनपान हूँ, एक व्यापारी। इस ग्लोरी ऑक्शन हाउस में मेरे कुछ शेयर हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? छोटे भाई। तांग शियू के चेहरे के भाव बदल गए और वह खड़ा होकर बोला, क्या इस ग्लोरी ऑक्शन हाउस में आपकी हिस्सेदारी है? क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? यांग जेनपान की भौहें थोड़ी सिकुड़ी, लेकिन तुरंत ही सामान्य हो गईं। उन्होंने कुछ क्षणों तक तांग शियू को ध्यान से देखा, फिर कहा, मदद करने में कोई समस्या नहीं है। जब तक यह मेरी क्षमता के भीतर है, मैं स्वाभाविक रूप से आपकी मदद कर सकता हूँ। हालांकि आपकी मदद करने से पहले आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा।
आप इसे कहें, तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा। यांग जिनपान मुस्कुराते हुए बोले, आपने अभी जो सवाल मुझसे पूछा उसका जवाब मैं सचमुच नहीं दे सकता, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मैंने कोई भी शक्तिशाली समूह कंपनी उभरती हुई नहीं देखी है। आने वाले सालों में तो कोई अप्रत्याशित प्रतिभा उभरेगी ही नहीं, इसलिए मैं आपका जवाब सुनना चाहूंगा। तांग शियू ने शांत भाव से कहा। शेन तांग समूह। यांग जिनपान चौंक गया, फिर हिचकिचाते हुए बोला, इस समूह कंपनी का नाम जाना पहचाना सा लग रहा है, कहीं सुना है, पर आपने अचानक इसका जिक्र किया तो याद नहीं आ रहा। क्या आप मुझे शेन तांग समूह की स्थिति के बारे में बता सकते हैं? तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं लगता कि आपको मुझसे पूछने की जरूरत है, आपको बस किसी को जांच के लिए भेजना होगा और आपको पता चल जाएगा। यांग जिनपान की भौहें फिर से तन गईं। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया और दूसरी तरफ से जवाब आने पर कहा, शेन तांग समूह की स्थिति की जांच में मेरी मदद करें, मुझे 3 मिनट के भीतर परिणाम चाहिए। हाँ। यांग जिनपान ने फोन काट दिया, सीधे पास की कुर्सी पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई, 3 मिनट तक मेरा इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? तांग शियू ने सिर हिलाया और फिर बैठ गई। लॉबी मैनेजर और लंबी मेज पर बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर अब मनोरंजन और झुंझलाहट दोनों के भाव थे और वे अजीब निगाहों से तांग शियू को देख रहे थे। वे सचमुच अवाक रह गए, क्योंकि तांग शियू ग्लोरी ऑक्शन हाउस के महाप्रबंधक हो किंगमिन को ढूंढ रहा था और उसके बगल में बैठा व्यक्ति ग्लोरी ऑक्शन हाउस का बड़ा बॉस था, जो महाप्रबंधक हो किंगमिन का सीधा वरिष्ठ अधिकारी था। हालांकि बड़े बॉस ने उन्हें ज्यादा न बोलने का इशारा किया था, इसलिए वे लंबी मेज पर बैठे रहे, कुछ नाराजगी और कुछ हंसी के साथ, अपने अपने कामों में व्यस्त। अध्याय 409। जो कोई टोस्ट से इनकार करेगा उसे जुर्माने के तौर पर पीना पड़ेगा। 2 मिनट से अधिक समय बाद यांग जिनपान को वांछित परिणाम प्राप्त हुआ। हालांकि यह केवल थोड़ी सी जानकारी थी, फिर भी उनके चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया और उनकी आंखों से एक चमक निकली। मैं समझता हूँ। फोन रखने के बाद यांग जिनपान ने तांग शियू की ओर अजीब भाव से देखा और पूछा, भाई तांग, मुझे लगता है कि आपका अनुमान काफी हद तक सही है। शेन तांग समूह में अपार संभावनाएं हैं और यह निश्चित रूप से अगले कुछ वर्षों में व्यापार जगत में एक अप्रत्याशित सफलता हासिल कर सकता है। मुझे सौभाग्यवश एक बार इमॉर्टल ब्रू का स्वाद चखने का अवसर मिला। मेरे दोस्त ने इसकी जमकर प्रशंसा की और मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। शेन तांग ग्रुप के अन्य 2 उत्पाद, स्किन कंडेंसिंग ड्यू और स्कार रिमूवल क्रीम, भी अपनी पहचान बना रहे हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने कोई बड़ी धूम नहीं मचाई है, लेकिन उन्हें लगातार सकारात्मक समीक्षाएं मिल रही हैं। तांग शियू खड़ी हुई और बोली, चूंकि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है, तो क्या आपको मुझे हो किंगमिन से मिलवाने नहीं ले जाना चाहिए? यांग जिनपान भी खड़ी हो गई और उत्सुकता से पूछा, आप हो किंगमिन से किस लिए मिलना चाहते हैं? तांग शियू ने कहा, किसी चीज के बारे में पूछताछ करने के लिए। ये देखकर कि तांग शियू विस्तार से बताने को तैयार नहीं था, यांग जिनपान ने सिर हिलाकर कहा, तो मेरे पीछे आइए, मैंने अभी आधे घंटे पहले ही उससे बात की थी, वह महाप्रबंधक के कार्यालय में है। ठीक है। कुछ ही देर में तांग शियू यांग जिनपान के पीछे पीछे ग्लोरी ऑक्शन हाउस के महाप्रबंधक के कार्यालय में पहुंची। यांग जिनपान ने दरवाजा खटखटाया और फिर उसे खोल दिया। बॉस, आप यहाँ हैं? दफ्तर के अंदर हो किंगमिन मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी से उठे और उनका अभिवादन करने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़े। हालांकि जब उन्होंने यांग जिनपान के पीछे तांग शियू को देखा तो उनका चेहरा थोड़ा जम गया और उन्होंने उलझन में पूछा, बॉस, ये कौन है? तांग शियू ने मुस्कुराते और चुप बैठे यांग जिनपान को देखकर अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तभी उसे एहसास हुआ कि यांग जिनपान ही ग्लोरी ऑक्शन हाउस का असली मालिक है। हालांकि उसे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि मालिक कौन है, वह तो सिर्फ दफन के हीरे के बारे में पूछताछ करने आया था। आप महाप्रबंधक हो किंगमिन ही होंगे, है ना? मैं तांग शियू हूँ, शेन तांग समूह का मालिक। तांग शियू ने शांत भाव से हो किंगमिन की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो बॉस टैंग। हो किंगमिन के चेहरे पर हैरानी के भाव थे, वह शेन तांग समूह के बारे में कुछ न कुछ जानता था। एक शराबी होने के नाते उसे शेन तांग समूह की अमर शराब विशेष रूप से पसंद थी, लेकिन बड़े प्रयास के बाद ही वह इसकी केवल 2 बोतलें ही प्राप्त कर पाया था। उनके अलावा यांग जिनपान भी हैरान दिखे। उन्होंने तांग शियू को दोबारा देखा, उनके मन में हैरानी का भाव बढ़ गया। तांग शियू को यह अंदाजा नहीं था कि वह ग्लोरी ऑक्शन हाउस के मालिक हैं, जो उन्हें मजेदार लगा। लेकिन अंत में उन्हें यह भी अंदाजा नहीं था कि तांग शियू शेन तांग ग्रुप के मालिक हैं। तांग शियू ने कहा, महाप्रबंधक हो, मैं घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं करता, मैं हमेशा सीधी बात करता हूँ, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैं यहाँ दफन के हीरे के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि दफन का हीरा आपके नीलामी घर का है या किसी अन्य विक्रेता का? यह हो किंगमिन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर यांग जिनपान की ओर देखने के लिए मुड़ा। यांग जिनपान कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, भाई तांग, चूंकि आप हमारे ग्लोरी ऑक्शन हाउस में आए हैं तो आप हमारे मेहमान हैं। जल्दी मत कीजिए, चलिए बैठते हैं, चाय पीते हैं और आराम से इस पर चर्चा करते हैं, कैसा रहेगा? ठीक है। तांग शियू ने सिर हिलाया। सोफे पर बैठने के बाद हो किंगमिन ने खुद यांग जिनपान और तांग शियू के लिए चाय बनाई और परोसी, फिर पास के एक खाली सोफे पर बैठ गए। यांग जिनपान ने अपनी चाय का प्याला उठाया, एक छोटा सा घूंट लिया और फिर धीरे से बोला, बॉस तांग, सच कहें तो हमारे ग्लोरी ऑक्शन हाउस का नियम है कि हम अपने आयोजनों में नीलाम की गई किसी भी वस्तु के स्रोत का खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि बॉस तांग स्वयं आए हैं, इसलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। द डायमंड ऑफ बरियल हमारे ग्लोरी ऑक्शन हाउस की संपत्ति नहीं है, इसे एक विशिष्ट अतिथि ने नीलामी के लिए हमें सौंपा था। तांग शियू ने पूछा, वह कौन है? मुझे उसकी संपर्क जानकारी चाहिए। यांग जिनपान ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे खेद है, हम ग्राहक की जानकारी का खुलासा नहीं कर सकते। तांग शियू ने गंभीरता से कहा, मुझे जानना ही होगा। यांग जिनपान ने आंखें सिकोड़कर तांग शियू की ओर देखा और कहा, बॉस तांग, मैं शेन तांग ग्रुप के मालिक के रूप में आपका सम्मान करता हूँ, इसीलिए मैंने आपको थोड़ी जानकारी दी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मामले को उलझाएंगे नहीं। हमारे नीलामी घर के अपने नियम हैं।
तांग शियू ने शांत भाव से कहा, द डायमंड ऑफ बरियल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे इसके मालिक का पता लगाना ही होगा। जरूरी जानकारी हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। आधा घंटा, मैं आपको आधा घंटा देता हूँ। अगर आप मुझे आधे घंटे के भीतर जवाब दे देते हैं तो मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। अगर आप मुझे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं तो मैं आपके ग्लोरी ऑक्शन हाउस के साथ क्या करूंगा, इसकी गारंटी नहीं दे सकता। अभिमानी हो किंगमिन अचानक गुस्से से भरे चेहरे के साथ खड़ा हो गया। वहीं यांग जेनपान गंभीर भाव से आंखें सिकोड़कर लगातार तांग शियू को घूर रहा था। तांग शियू ने अपनी पलकें उठाईं, हो किंगमिन से निकलने वाली हल्की आभा को महसूस करते हुए ठंडे स्वर में कहा, मैनेजर हो, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपनी अज्ञानता को दूर करें। आपके स्तर को देखते हुए जो 1000 मशीन सरणी की पहली परत को भी पार नहीं कर सकता, आगे बढ़ना न केवल दुरुपयोग का कारण बनेगा बल्कि आपको मूर्ख भी साबित करेगा। हो किंगमिन का चेहरा बदल गया और उसने गहरी आवाज में कहा, क्या तुम बान रेस्टोरेंट में मौजूद 1000 मशीन एरे के बारे में जानते हो? तुम रिंग रिंग रिंग। तांग शियू की जेब में रखा फोन बज उठा, जिससे हो किंगमिन की बातें बीच में ही रुक गईं। तांग शियू ने उदासीनता से उसकी ओर देखा, उत्तर बटन दबाया और ची नान की आवाज सुनने के बाद उसने शांत भाव से कहा, मैं 28वीं मंजिल पर महाप्रबंधक के कार्यालय में हूँ। बोलने के बाद उसने सीधे फोन काट दिया। एक पल के लिए महाप्रबंधक के कार्यालय में तनावपूर्ण माहौल छा गया। बैंग बैंग, दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। ची नान चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए अंदर आए। यांग जेनपान और हो किंगमिन की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच वह तांग शियू के पास गई और आदरपूर्वक बॉस कहकर पुकारा। तांग शियू ने हो किंगमिन की ओर इशारा करते हुए उदासीनता से कहा, आपने कहा था कि आपका उससे कुछ संबंध है। उससे कहिए कि वह मुझे हीरा दफन के बारे में बताए। दफन का हीरा? ची नान के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसने टीवी पर द डायमंड ऑफ बरियल के विज्ञापन देखे थे और उसे पता था कि ग्लोरी ऑक्शन हाउस 1 अक्टूबर को इस कीमती हीरे की नीलामी करेगा। हो किंगमिन ने अविश्वास से तांग शियू और ची नान की ओर देखा और जल्दबाजी में पूछा, महाप्रबंधक जी, आपने अभी उसे क्या कहा? बॉस, ची नान को भी महसूस हुआ कि दफ्तर का माहौल कुछ अजीब सा है। उसने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, वो हमारे बान रेस्टोरेंट के मालिक हैं। महाप्रबंधक हो, हालांकि मुझे नहीं पता कि मालिक को हीरे के दफन के बारे में क्यों जानना है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें सच सच बता देंगे। मैं हो किंगमिन के होंठ कुछ देर हिले, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। इस क्षण उनके चेहरे पर भय का एक अंश दिखाई दिया और उन्हें समझ आ गया कि तांग शियू की धमकी कितनी भयावह हो सकती है। वह एक मार्शल आर्टिस्ट थे और खुद जिंगमिन द्वीप पर स्थित बान रेस्टोरेंट के मुख्यालय में जाकर 1000 मशीन एरे को चुनौती दे चुके थे, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से पता था कि बान रेस्टोरेंट में कई अत्यंत शक्तिशाली मार्शल आर्ट मास्टर हैं। यांग जेनपान अचानक हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉस तांग इतने युवा और इतने काबिल होंगे। वे न केवल शेंग तांग ग्रुप के मालिक हैं, बल्कि बान रेस्टोरेंट के भी मालिक हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ इन पहचानों के दम पर मुझे धमका सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप इतने काबिल हैं, है ना? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हो किंगमिन की हृदय गति तुरंत तेज हो गई और उसने यांग जेनपान को बार बार आंख मारी। हालांकि यांग जेनपान ने उसे अनदेखा कर दिया और सीधे तांग शियू को घूरने लगी। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, क्या आपने सचमुच फैसला कर लिया है? आप मुझे बताना नहीं चाहते? यांग जेनपेन ने व्यंग्यपूर्वक कहा। अनिच्छुक, तांग शियू खड़ी हुई और ची नान से बोली, गु शियाक्सू को फोन करो और उससे कहो कि वह कुछ लोगों को भेजकर दफन हीरे के बारे में पूछताछ करे। साथ ही क्योंकि ग्लोरी ऑक्शन हाउस बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए हम भी ऐसा ही करेंगे। ग्लोरी ऑक्शन हाउस से निमंत्रण पाने वाले सभी वीआईपी लोगों की गुप्त रूप से जांच करो। ग्लोरी ऑक्शन हाउस से वे जो भी चाहते हैं, हमारा बयान रेस्टोरेंट उन्हें बदले में उससे बेहतर चीज देगा। मैं नहीं चाहती कि कोई भी ग्लोरी ऑक्शन हाउस में होने वाली इस नीलामी में शामिल हो। हाँ। ची नान का चेहरा सख्त था और उसकी आंखों में हत्या की चमक दिखाई दे रही थी। इंतजार। हो किंगमिन जल्दी में थे और झट से बोले, बॉस तांग, कृपया जल्दी ना करें। हमारे बॉस आपको बताने से मना नहीं कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि डायमंड ऑफ बरियल के मालिक का भी काफी दबदबा है और हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। आप मेरे फोन करने का इंतजार कीजिए। अगर विक्रेता आपसे मिलने को तैयार होंगे तो हम निश्चित रूप से आपका परिचय करवा देंगे। हो किंगमिन। यांग जेनपान अचानक गुस्से से लथपथ होकर खड़ा हो गया। हो किंगमिन ने यांग जेनपान के गुस्से को अनदेखा करते हुए तांग शियू से कहा, बॉस तांग, आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। आप केवल दफन के हीरे के मालिक के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा ग्लोरी ऑक्शन हाउस भी किसी मित्र को नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए कृपया थोड़ा इंतजार करें। क्या ये ठीक रहेगा? तांग शियू ने यांग जेनपान को ठंडी निगाहों से देखा, फिर धीरे धीरे सोफे पर वापस बैठ गई और सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगी। हो किंगमिन ने झट से सिर हिलाया और फुर्ती से यांग जेनपान का हाथ पकड़कर उसे दफ्तर से बाहर खींच लिया। बाहर आते ही यांग जेनपान ने हो किंगमिन का हाथ जोर से झटक दिया और गहरी आवाज में कहा, हो किंगमिन, तुम्हारा मतलब क्या है? अगर तुमने आज अपनी बात साफ साफ नहीं बताई तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा। हो किंगमिन ने गहरी सांस ली और गंभीर चेहरे से कहा, मालिक, मैं आपको अपना मालिक मानता हूँ और आपका सम्मान करता हूँ, इसीलिए मैंने अभी आपको रोका। अगर आप तांग शियू से झगड़ा करने पर अड़े रहे तो मेरे पास इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि मुझे आपसे ज्यादा उससे डर लगता है। यांग जेनपान ने गुस्से से कहा, एक नवविकसित शेंग तांग समूह, एक रेस्तरां मालिक, और तुम कहते हो कि तुम मुझसे ज्यादा उससे डरते हो? ये कैसा मजाक है? मैं यांग जेनपान अपार धन और संपर्कों का मालिक हूँ। मेरा यांग परिवार शाही राजधानी का एक प्रतिष्ठित परिवार है। भले ही हम शीर्ष 3 में न हो, लेकिन शीर्ष 10 में तो जरूर हैं। मुझे सच में विश्वास नहीं है कि उसमें इतनी क्षमता है। हो किंगमिन ने धीरे से कहा, बॉस, बान रेस्टोरेंट का अस्तित्व बहुत खास है। जहां तक मुझे पता है, बान रेस्टोरेंट में कई बेहद शक्तिशाली मार्शल आर्ट मास्टर हैं। बेशक अगर सिर्फ यही न होते तो मुझे इतना डर नहीं लगता। मुझे शक है कि बान रेस्टोरेंट में कुछ खास लोग हैं। खास लोग? यांग जेनपान ने भौहें चढ़ाकर गहरी आवाज में पूछा, किस तरह के खास लोग?
हो किंगमिन ने चारों ओर नजर डाली और पाया कि आसपास कोई और नहीं है, तो उसने अपनी आवाज धीमी करके कहा, कृषक। अध्याय 410 एक यात्रा। अध्याय 409 जिंगी ने अत्यधिक थकावट की स्थिति में लिखा था, इसलिए उनके विचार थोड़े गहन थे, जिससे मेरे भाई बहनों को पढ़ने में कठिनाई हुई। पुस्तक समीक्षा अनुभाग में मिली प्रतिक्रियाओं को देखने के बाद जिंगी ने इसमें गंभीरता से संशोधन किया है, और मैं आपसे इस बात को समझने का अनुरोध करती हूँ। यांग जेनपान में अपना स्वाभिमान था। हालांकि वह स्वभाव से हमेशा शांत और विनम्र रहा था, फिर भी उसका दृढ़ संकल्प स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। आज संयोगवश उसकी मुलाकात तांग शियू से हुई, और कुछ संक्षिप्त बातचीत ने तांग शियू में थोड़ी दिलचस्पी जगाई। एक सवाल ने उसकी दिलचस्पी को काफी बढ़ा दिया, तथापि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि ये दिखने में आकर्षक युवक शेंग तांग ग्रुप और 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट, दो ऐसी कंपनियों का बड़ा बॉस होगा जिनका आपस में कोई संबंध नहीं था। उन्हें सबसे अविश्वसनीय बात ये लगी कि इस युवक ने उनके सामने उन्हें धमकाने और इतना घमंड दिखाने की हिम्मत कैसे की। वह बेहद क्रोधित था। वह इस युवक को सबक सिखाना चाहता था, ताकि भविष्य में वह विनम्रता के सिद्धांत को समझ सके। हालांकि हो किंगमिन द्वारा प्रयुक्त उपाधि को सुनकर यांग जेनपान का दिल अचानक कस गया और उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। राजमहल की राजधानी के एक प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य होने के नाते उनका सामाजिक दायरा आम लोगों से कहीं अधिक व्यापक था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने विभिन्न माध्यमों से साधकों के अस्तित्व के बारे में सुना होगा। उनके विचार में साधना करने वाले लोग अत्यंत दुर्लभ थे, व्यावहारिक रूप से फीनिक्स के पंखों और किलिन के सींगों की तरह। हालांकि इन सभी व्यक्तियों के पास रहस्यमय और अथाह क्षमताएं थीं। इस पर विश्वास न करने से बेहतर है। यांग जेनपान स्वभाव से सतर्क था, और उसने तुरंत एक निर्णय लिया। हो किंगमिन यांग जेनपान के चेहरे के बदलते भावों को देख रहा था। उसकी नसें तन गई थीं। उसे डर था कि यांग जेनपान उसकी सलाह नहीं मानेगा। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने अंततः धीमी आवाज में पूछा, मालिक, आपका क्या फैसला है? यांग जेनपान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अगर 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट में वाकई ऐसे लोग हैं, तो क्या हम उन्हें उकसाने का जोखिम उठा सकते हैं? और वो तांग शियू, वो तो हद से ज्यादा आक्रामक और असामान्य व्यवहार कर रहा है। जब कुछ असामान्य होता है तो जरूर कोई बुरी बात होती है। पहले हम बरियल डायमंड के विक्रेता से संपर्क करते हैं। अगर वो मान जाता है तो हम ये मामला उसे सौंप देंगे। अगर वो नहीं मानता तो सबसे बुरा यही होगा कि हम बरियल डायमंड की नीलामी में मदद करने का इरादा छोड़ देंगे। हो किंगमिन ने फुसफुसाते हुए कहा, तो मैं दूसरे पक्ष से संपर्क करूं? यांग जेनपान कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं खुद उससे संपर्क करूंगा। ठीक है। हो किंगमिन ने हल्के से सिर हिलाया, मन ही मन राहत महसूस करते हुए। शैतान शहर के बाहरी इलाके में फलों से लदे एक बगीचे के बीच एक साधारण नागरिक का घर बसा हुआ था। घर के छोटे से आंगन के सामने एक साफ पतली धारा बह रही थी। पानी कलकल करता हुआ बह रहा था, और कभी कभी मछलियां पानी से बाहर उछलती, जिससे पानी में छींटे पड़ते और लहरें उठती। धूप से बचने वाली टोपी और सफेद मार्शल आर्ट की वर्दी पहने एक बूढ़ा आदमी चुपचाप मछली पकड़ने वाली छड़ी से मछली पकड़ रहा था। उसके पैरों के पास एक बड़ा पीला कुत्ता आलस से लेटा हुआ था, जो कभी कभी जम्हाई ले रहा था। दादाजी, आपका फोन। बूढ़े आदमी के पीछे वाले आंगन से एक सुंदर मनमोहक नन्ही बच्ची दौड़कर बाहर आई। वह केवल 6 या 7 साल की थी, और उसके छोटे से हाथ में मौजूद काले फोन पर रंग बिरंगी बत्तियां चमक रही थीं। किसका फैसला? बूढ़े व्यक्ति ने बिना सिर घुमाए पूछा। छोटी बच्ची खिलखिलाकर हंस पड़ी। दादाजी, मुझे स्क्रीन पर सिर्फ यांग अक्षर ही पहचान में आ रहा है, बाकी 2 अक्षर मुझे नहीं पता। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें शब्दकोश में देख लूं? आखिरकार बूढ़े आदमी ने अपना सिर घुमाया, फोन उठाया, स्क्रीन पर दिख रहे नाम पर एक नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, तो जाओ इसे शब्दकोश में देख लो। दादाजी फोन उठाने वाले हैं। ठीक है, छोटी बच्ची ने जवाब दिया, फिर मुड़ी और आंगन में वापस दौड़ गई। बूढ़े आदमी ने अपने फोन पर आंसर बटन दबाया और शांत भाव से कहा, आपको मेरी क्या जरूरत है? यांग जेनपान ने आदरपूर्वक कहा, एल्डर वेई, आपके दफन हीरे की वजह से हमारे ग्लोरी ऑक्शन हाउस को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। वेई जियांगपिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे इसके बारे में बताओ। यांग जेनपान ने कहा, कोई हमारे ग्लोरी ऑक्शन हाउस के जरिए बरियल डायमंड के विक्रेता का पता लगाना चाहता है। हमारे ऑक्शन हाउस के नियमों के अनुसार हमें हर ग्राहक की गोपनीयता बनाए रखनी होती है, खासकर जब इस बरियल डायमंड के मालिक आप हों। लेकिन दूसरे पक्ष का बहुत प्रभावशाली प्रभाव है, और हमारा ग्लोरी ऑक्शन हाउस उन्हें उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता। दूसरे पक्ष ने पहले ही कह दिया है कि चाहे उन्हें हमारे ग्लोरी ऑक्शन हाउस को नष्ट करना पड़े, चाहे उन्हें मेरे यांग परिवार को भी खत्म करना पड़े, वे बरियल डायमंड के विक्रेता की विशिष्ट जानकारी हासिल करके ही रहेंगे। वेई जियांगपिंग ने हैरानी से भौहें चढ़ाते हुए पूछा, दूसरा पक्ष कौन है? उनकी इतनी अकड़ से बोलने की हिम्मत कैसे हुई? यांग जेनपान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसकी 2 पहचान है। एक तो शेंग तांग ग्रुप का बड़ा बॉस और दूसरी 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट का मालिक। लेकिन मुझे शक है कि उसकी और भी पहचान होंगी। आखिर वह अभी बहुत छोटा है, सिर्फ 20 साल का। वेई जियांगपिंग ने सिर हिलाया। उसने इन दोनों नामों के बारे में नहीं सुना था। हालांकि विदेश से लौटने के बाद से उसने लगभग पूरा 5 साल यहीं बिताए थे, इसलिए उसे देश की स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इन दोनों कंपनियों के बारे में न जानना उसके लिए स्वाभाविक था। चूंकि वह मुझसे मिलने पर जोर दे रहा है, तो उसे आने दो। हाँ, वेई जियांगपिंग ने फोन रख दिया, लेकिन अचानक, जैसे उसे कुछ सूझा हो, उसने एक पल सोचा, फिर एक फोन नंबर डायल किया और मुस्कुराते हुए कहा, पुराने दोस्त, चाय पर घर आना कैसा रहेगा? कुछ गड़बड़ है क्या? फोन से एक बूढ़ी आवाज आई। वेई जियांगपिंग मुस्कुराई, मुझे एक दिलचस्प बात पता चली है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग आकर ये सब देखें। वैसे भी हम चारों एकांत में हैं, और फिलहाल आपके अलावा मुझसे कोई बात नहीं कर सकता। मुझे कितनी अकेलीपन महसूस हो रही है। ठीक है, मैं बाद में दोपहर के भोजन के लिए आऊंगा। मेरे लिए कुछ ताज़ी मछलियां तैयार कर देना। कोई बात नहीं। डेविल सिटी, ग्लोरी ऑक्शन हाउस। यांग जेनपान ने फोन रखते ही राहत की सांस ली। फोन रखने के बाद उसने हो किंगमिन के उत्सुक चेहरे की ओर देखा और धीरे से कहा, मेरे लिए इस तांग शियू की जांच करो, खासकर 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करो। हो किंगमिन के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और उसने कड़वी
मुस्कान के साथ कहा, बॉस, मैं जांच नहीं कर सकता। यांग जिनपान ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्यों नहीं? हो किंगमिन ने धीमी आवाज में कहा, दरअसल मैंने कई साल पहले 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट की जांच के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन वे लोग कभी वापस नहीं आए। वे बिना किसी निशान के गायब हो गए, जैसे कोई पत्थर समुद्र में डूब जाता है। कुल मिलाकर मैंने 3 दल भेजे और बाद में एक जासूस एजेंसी को भी काम पर रखा, लेकिन स्थिति बिल्कुल वैसी ही रही। यहाँ तक कि बाद में किसी ने मेरी गर्दन पर चाकू रखकर मुझसे कहा कि मैं 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट की जांच न करूं। कौन? यांग जिनपान के चेहरे के भाव बदल गए और उसने गहरी आवाज में पूछा। हो किंगमिन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट के किसी व्यक्ति के अलावा और कौन हो सकता है? यांग जिनपान के चेहरे के भाव कई बार बदले, फिर उन्होंने सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गया। अब आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए तांग शियू से मिलते हैं और उन्हें विदा करते हैं। हो किंगमिन ने तुरंत पूछा, मालिक, क्या बूढ़े आदमी ने सहमति दे दी? वह मान गया, यांग जिनपान ने जवाब दिया और फिर महाप्रबंधक के कार्यालय में लौट आया। तांग शियू को सोफे पर चुपचाप सिगरेट पीते देख वह सामने वाले सोफे पर बैठ गया और बोला, बॉस तांग, मैंने खुद बुरियल डायमंड के मालिक से बात की है, वह आपसे मिलने के लिए राजी हो गए हैं। तांग शियू ने कहा, संपर्क जानकारी? यांग जिनपान ने कहा, क्या आप मुझे अपना फोन नंबर दे सकते हैं? मैं उसका पता लिखकर एक टेक्स्ट मैसेज में आपके फोन के इनबॉक्स में भेज दूंगा। ठीक है। तांग शियू ने अपना फोन नंबर दिया और 1 मिनट से थोड़ा अधिक इंतजार करने के बाद उसे सटीक पता मिल गया। तांग शियू खड़ी हुई, यांग जिनपान की ओर देखा और उदासीनता से बोली, असल में मैं आपकी एक एहसानमंद थी, लेकिन आपके रवैये से मैं नाखुश थी, इसलिए यह एहसान निरर्थक है। हम एक दूसरे के ऋणी नहीं हैं। बोलने के बाद वह ची नान के साथ जल्दी से ऑफिस से निकल गया और जब वे ग्लोरी ऑक्शन हाउस के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तभी उसने पूछा, तुम मेरे साथ चलो? मैं अभी अभी जिंगमिन द्वीप से लौटा हूं और गाड़ी नहीं चला रहा था। हाँ। ची नान का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने आदरपूर्वक कहा। 1 घंटे बाद डेविल सिटी के बाहरी इलाके में फलों की खुशबू से भरे एक बगीचे में हान जिनटोंग एक माउंटेन बाइक पर सवार होकर नागरिक घर के आंगन के बाहर दिखाई दिए। उनके बगल में गुलाबी धूप का चश्मा लगाए एक सुंदर स्टाइलिश लड़की भी माउंटेन बाइक पर सवार थी। दोनों ने आंगन के द्वार के बाहर छोटी नदी के किनारे चुपचाप मछली पकड़ रहे वेई जियांगपिंग को देखा। लड़की ने पुकारा, दादाजी वेई, मैं दादाजी के साथ मुफ्त में खाना खाने आई हूँ। वेई जियांगपिंग ने धीरे से अपने हाथ में पकड़ी मछली पकड़ने वाली छड़ी नीचे रखी, खड़े हुए मुड़े और मुस्कुराते हुए कहा, किंगवू भी आ गई। मैं 5 साल से अधिक समय से अपने देश में वापस आया हूँ और मुझे लगता है कि ये दूसरी बार है जब मैं तुमसे मिल रहा हूँ। हान किंगवू खिलखिलाकर हंस पड़ी, दादाजी वेई, आप एक ऐसे बुजुर्ग हैं जो सादा जीवन जीते हैं, इस स्वर्ग में छिपकर अपने सुनहरे दिनों का हर दिन आनंद लेते हैं। मैं आपको आसानी से परेशान करने की हिम्मत नहीं करूंगी। वेई जियांगपिंग मुस्कुराए, फिर हान जिनटोंग की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए बोले, पुराने दोस्त, तुम्हारी पोती की वाकपटुता तुमसे कहीं बेहतर है। चलो चलते हैं, खाना और शराब तैयार होंगे, चलो खाते पीते बातें करते हैं। हान जिनटोंग ने कहा, क्या आपने मुझे यहाँ कोई शो देखने के लिए नहीं बुलाया था? वेई जियांगपिंग मुस्कुराए और बोले, वह व्यक्ति अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्द ही आ जाएगा। चलिए पहले खाना खा लेते हैं, फिर खाने के बाद व्यापार की बात करेंगे। सुगंधित भोजन में मछली और मांस शामिल थे। वेई जियांगपिंग अपनी बहू और छोटी पोती के साथ यहाँ रहते थे। खाना पकाने का काम उनकी बहू द्वारा रखी गई दाई करती थी। बगल वाले घर के भोजन कक्ष में जैसे ही वे बैठे, आंगन के द्वार के बाहर से कार के हॉर्न की आवाज आई। वेई जियांगपिंग ने अपनी बहू की ओर देखा और बेपरवाही से कहा, बाहर जाओ और उन्हें अंदर ले आओ। चूंकि वे रात के खाने के लिए आए हैं, इसलिए चॉपस्टिक का एक और जोड़ा जोड़ दो। ठीक है। 2 मिनट बाद तांग शियू और ची नान को भोजन कक्ष में लाया गया। अंदर मौजूद लोगों को देखकर उनका चेहरा थोड़ा अचंभित रह गया, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भोजन की मेज पर उनका सामना परिचितों से होगा, और वो भी ऐसे परिचितों से जिन्हें वे देखना बिल्कुल नहीं चाहते थे। तांग शियू, तुम यहाँ क्यों हो? हान किंगवू आश्चर्य से खड़ी हो गई और अविश्वास से पूछने लगी। तांग शियू ने उदासीनता से कहा, नमस्कार शिक्षक हान। हान किंगवू ने अपने पीछे खड़े ची नान की ओर देखा और फिर पूछा, तांग शियू, तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। तुम दादा वेई के घर क्यों आए हो? तांग शियू ने कहा, मुझे कुछ काम है। वेई जियांगपिंग ने अपनी बहू को सिर हिलाकर कहा, 2 सेट कटोरे और चॉपस्टिक भी जोड़ दो। 1 सेट। ची नान ने एक कदम पीछे हटकर उदासीन भाव से कहा। वेई जियांगपिंग ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी, जबकि हान जिनटोंग ने एक अजीब सा भाव दिखाया। हान किंगवू मुस्कुराई और बोली, तुम तांग शियू के साथ आए हो तो हमारे साथ खाना खाओ। दादा वेई के यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है, कोई जरूरत नहीं है। ची नान ने एक कदम और पीछे हटते हुए इनकार में अपना सिर हिलाया। हान किंगवू ने ची नान को देखा, फिर तांग शियू को। तांग शियू और ची नान के रिश्ते को लेकर वह अचानक उलझन में पड़ गई। कुछ और कहने ही वाली थी कि अचानक उसका दिल जोर से धड़कने लगा और वह बोली, मुझे याद आया, आप 100 फ्लेवर्स रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं, इसीलिए तो मुझे लगा कि आप जानी पहचानी लग रही हैं।